सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जहाँ पर हम देखेंगे दो भाई जो अपनी मदर के कहने पे लोगों को मारते हैं, और दो बेस्ट फ्रेंड जो इन दोनों भाइयों के साथ प्यार का झूठा नाटक करने वाले हैं, उनकी इंफॉर्मेशन पता करके पुलिस को देने के लिए। पर अब नाटक करते करते कैसे इन्हें सच में इन दोनों भाइयों से प्यार हो जाता है हम देखेंगे, और इसके साथ साथ जब इन दोनों भाइयों को पता चलेगा कि ये दो बेस्ट फ्रेंड उनके साथ प्यार का नाटक कर रहे थे तो वो क्या करेंगे, चलिए जानते हैं। स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं एक पर्सन को काफ़ी सारे हॉट लड़के दिखाए जाते हैं, उन्हें उनमें से एक लड़के को चूज़ करना था। वो एक लड़के को चूज़ कर लेता है, वो कोई और नहीं, हमारा मेन लीड बाइसन था। बाइसन उस आदमी के साथ रूम में चला जाता है। वो आदमी बाइसन को टच करने लगता है। बाइसन कहते हैं आराम से पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद बिना इंटरप्शन के शुरू हो जाएंगे। वो इसके लिए गाना भी गाता है और फिर उसे लेकर बाथटब में चला जाता है। खाना लेकर कोई और नहीं, उसका बड़ा भाई फेड्यूल आ रहा था। खाने की प्लेट के अंदर खाना नहीं बल्कि गन्स थी। दोनों भाई गन्स उठाते हैं और उस आदमी को वहीं के वहीं मार देते हैं। दोनों अच्छे से लाश को कार में रख देते हैं। भाईसन कहता है ठीक है, आगे तुम संभालो, मैं चलता हूँ। फेड्यूल कहते तुम कहाँ जा रहे हो? अभी अभी हमने किसी को मारा है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें छिपना चाहिए, ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई तुम्हें पकड़ लेगा तो? बाइसन कहते हैं मुझे कोई नहीं पकड़ेगा क्योंकि मैं कभी भी कोई गलती नहीं करता हूँ। मैं वही करता हूँ जो मुझे करना चाहिए, पर अब मैं जो करना चाहता हूँ मुझे वो भी तो करने दो। फाइडल कहता है ठीक है, पर ध्यान से जाना। बाइसन चला जाता है अपनी फ्राइडे नाइट इंजॉय करने के लिए। वहीं पर ये दो बेस्ट फ्रेंड भी थे, जहाँ पर स्टाइल कैंट से कह रहा होता है ये देखो कार का टैटू, ये कैसा रहेगा? कैंट कहता है हाँ, ये थोड़ा कार्टूनिश है, पर हाँ मैं इसे एचडी में बना दूंगा। फिर वो इधर उधर देखने लगता है। स्टाइल कहता है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे साथ बैठा है, पर तुम अपने नेक्स्ट बॉडी काउंट को देख रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें किसी के लिए सीरियस हो जाना चाहिए? कैन कहते तुम मुझे तो कह रहे हो, पर तुमने खुद को देखा है? स्टाइल कहता है हाँ बात तो सही है, और शायद इसीलिए हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। उसके बाद स्टाइल कुछ इस तरीके से अंगड़ाई लेने लगता है। इधर कैन को अपना नेक्स्ट बॉडी काउंट दिख जाता है। वो स्टाइल से कहता है मुझे मेरा नेक्स्ट टारगेट मिल गया। स्टाइल कहता है तो इंतज़ार किसका, जाओ। कैन चला जाता है बाइसन के पास और उसे एडवाइस देने लगता है कि उसे किस तरीके से बॉल को मारना चाहिए। बाइसन कहता है थैंक यू सो मच बिना मांगे एडवाइस देने के लिए। कैन कहता है ओ तुमने तो मुंह पर मेरी बेइज्जती कर दी। ठीक है मैं सीधे सीधे बोलूँगा, मुझे तुम क्यूट लगे इसीलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आ गया। बाइसन भी उसमें इंटरेस्टेड था तो वो कह देता है तो आओ मुझे सिखाओ कि मुझे बॉल कैसे मारनी चाहिए। कैंट उसे सिखाने लगता है, पर सिखाते सिखाते वो ज़रूरत से ज़्यादा ही उसके क्लोज जा रहा था। बाइसन कहता है बॉल तो तुमने अच्छी मारी, अब तुम और चीज़ों में अच्छे हो या नहीं वो देखना पड़ेगा। कैन कहता है तो चलो तुम्हारे प्लेस पर देखने के लिए। बाइसन कहता है मेरे प्लेस पर नहीं चल सकते, मेरे प्लेस पर मेरा बड़ा भाई है। कैन कहते हैं और मेरे प्लेस पर मेरा छोटा भाई, तो चलो होटल बुक करते हैं। बाइसन मान जाता है। इधर स्टाइल अपने घर जा रहा था, रास्ते में ही उसे कैन का मैसेज आता है ठीक है कल सुबह गैराज में मिलते हैं। स्टाइल उसे रिप्लाई करते करते अपनी कार ठोक देता है। वो कार किसी और के साथ नहीं बल्कि फेड्यूल के साथ ठोकता है। फेड्यूल भी बाहर निकलता है कार से। स्टाइल अपनी कार चेक करता है, उसकी कार को कुछ भी नहीं हुआ था। फेड्यूल कहता है तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती क्या, तुमने पी रखी है? स्टाइल कहता है नहीं नहीं, मैंने तो बस एक ही गिलास पिया था, वो तो बस मैं अपने फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा था। फेड्यूल कहता है क्या गाड़ी चलाते हुए टेक्स्ट कर रहे थे? तुम्हें क्या लगता है इस रोड पर तुम अकेले हो? स्टाइल कहता है शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ तुम्हारी कार को क्या हुआ है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। फेड्यूल उसे अपनी कार से दूर करता है और कहता है क्या तुम मैकेनिक हो? स्टाइल कहता है हाँ हाँ, मेरा स्टाइल गैराज है, अब मुझे तुम्हारी कार चेक करने दो, मैं इसे अभी के अभी फिक्स कर दूंगा। फेड्यूल कहता है मेरी बात सुनो, अभी मुझे जल्दी है, पर स्टाइल मान ही नहीं रहा होता। फेड्यूल उसे धक्का देता है और कहता है मैंने कहा ना अभी मुझे जल्दी है, मैं बाद में तुम्हारे गैराज आ जाऊंगा, अब मुझे जाने दो, और हाँ ध्यान से गाड़ी चलाना क्योंकि तुम अकेले नहीं हो रोड पर। इधर कैन और बाइसन होटल में आ गए थे। कैन बाइसन को बेड पर बुलाता है, दोनों किस करने ही वाले थे। कैन कहता है तुम्हें नहीं लगता हमें ये सब करने से पहले एक दूसरे का नाम जान लेना चाहिए? बाइसन कहता है क्यों, सुबह होते ही हम अलग हो जाएंगे तो नाम जानकर क्या करना है? कैन कहते हैं हाँ बात तो सही है। उसके बाद दोनों एक बहुत ही हॉट सेक्सी सी नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में कैन की आंख खुलती है तो बाइसन वहाँ से जा चुका था। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसे लास्ट टाइम बाइसन को देखने को भी नहीं मिला। कैन फिर अपने घर जाता है जहाँ पर कैन का छोटा भाई बेब उसका इंतज़ार कर रहा था। बेब कहता है रात भर तुम कहाँ थे? वैसे तुम्हारी एज है, तुम्हें इंजॉय करना चाहिए, पर हाँ प्रोटेक्शन यूज़ करना क्योंकि अभी मैं अंकल नहीं बनना चाहता। कैन कहता है ज़्यादा मत बनो। अच्छा तुम्हें क्लास के लिए देर नहीं हो रहा है? बेब कहता है हाँ हाँ मैं चलता हूँ। बेब अपनी क्लास के लिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन कैन तो बार बार बस बाइसन के बारे में ही सोचे जा रहा था। इधर हम देखते हैं फेडुअल और बाइसन को जो एक रेस्टोरेंट भी चलाते हैं।
आखिर लोगों के बीच में रहने के लिए उन्हें कुछ तो बिजनेस करना पड़ेगा। फेडरल बाइसन को अखबार दिखाता है और दिखाता है कि न्यूज़ छपी है उसी इंसान के बारे में जिसे उन्होंने रात में मारा था। बाइसन कहता है हम कितने कूल हैं, इन्हें तो पता भी नहीं होगा कि हमने इसे मारा है। फेडरल कहता है हाँ, और हमें ये बात इन्हें पता नहीं लगने देनी है, नहीं तो हमें पहले की तरह फिर से जगह बदलनी पड़ेगी। बाइसन कहता है मैं क्विट करना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ लोगों को मारते मारते। फाइडल कहता है तुम्हें पता है ये आसान नहीं है, अभी जाकर चुपचाप बाहर की सफाई करो। बाइसन जब सफाई कर रहा होता है तो दूर से कोई उसकी फोटो क्लिक करता है। इधर हमारा स्टाइल गैराज में काम कर रहा होता है, उसे मिलने के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड कैंट आता है। स्टाइल पूछता है रात कैसी रही। कैंट कहता है अच्छी रही, पर वो सुबह होते ही चला गया था, मुझे उसे देखने को भी नहीं मिला, और तो और मुझे उसका नाम तक नहीं पता। स्टाइल कहता है तुम्हारी रात तो अच्छी गई, पर मेरी रात देखो, मेरी कार किसी के साथ टकरा गई थी। कैंट कहता है तुम तो ठीक हो। स्टाइल कहता है मैं तो ठीक हूँ, पर जिसके साथ कार टकराई थी शायद मुझे उसकी कार ठीक करनी पड़ेगी। कैन को कैप्टन की कॉल आ जाती है, वो उनसे बात करने के लिए आगे चला जाता है। इधर स्टाइल कैन की कार को टच करने लगता है, उसकी कैन की कार के ऊपर गंदी नज़र है। कैप्टन कैन को मिलने के लिए बुलाते हैं। कैप्टन कैन को बताते हैं कि उन्हें किसी को पकड़ना है जो पॉलिटिशियन जैसे बड़े बड़े लोगों को मार रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कैन उनकी इंफॉर्मेशन पता करे कि वो ये किसके लिए कर रहे हैं। कैंट मना करता है। कैप्टन कहता है ठीक है, अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे तो तुम्हारे जितने भी केसेस हैं कार चोरी के वो फिर से रीओपन हो जाएंगे, फिर तुम्हारे भाई का क्या होगा, उसके फ्यूचर के बारे में सोचो। कैंट को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है। उसके बाद कैप्टन उसे बाइसन की फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं ये दोनों भाई हैं, तुम्हें इन पर नज़र रखनी है और इन्फॉर्मेशन पता करनी है कि ये किसके लिए काम करते हैं। कैंट बाइसन की फ़ोटो देखते ही पहचान जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ उसने होटल में नाइट स्पेंड की थी। इधर हमारा हॉट सा मैकेनिक डांस कर रहा होता है। जब वो डांस कर रहा होता है तो डैड वहाँ पर आ जाते हैं। डैड स्टाइल से कहते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, गैरेज का ध्यान रखना। स्टाइल कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। डैड के जाते ही वो फिर से म्यूज़िक चला देता है और डांस करने लगता है। जब वो डांस कर रहा था तो दूर से फेडुल उसे देख रहा था। डांस करते करते वो फेडुल की बाहों में आ जाता है। फेडुल उसे कहता है कि अब तुम्हें मेरी कार फिक्स करनी पड़ेगी, देखता हूँ कि तुम इसे ठीक कर पाते हो या नहीं। स्टाइल कहता है मैं इसे ठीक तो कर दूंगा, पर क्या तुम्हारे पास कार इंश्योरेंस है, कोई प्रूफ है कि ये कार तुम्हारी है। फेडुल कहता है क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है, अगर ये मेरे पास नहीं होगा तो क्या तुम इसे फिक्स नहीं करोगे। स्टाइल कहता है नहीं नहीं, मैं इसे फिक्स कर दूंगा और बिल्कुल नई जैसी बना दूंगा। फेडुल उसे चाबी देकर वहाँ से चला जाता है। स्टाइल को कार में से उसके रेस्टोरेंट का पिन मिलता है और वो पिन रख लेता है। इधर कैन बाइसन से इंफॉर्मेशन पता करने के लिए उसके रेस्टोरेंट आ जाता है। बाइसन कैन को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहता है तुम। कैन कहता है हाँ मैं, मेरा टैटू शॉप पास में ही है, तो मैंने सोचा यहाँ पर नया बर्गर शॉप खुला है तो क्यों ना टेस्ट कर लूँ, पर मुझे क्या पता था मैं इतना लकी निकलूँगा कि तुम मुझे यहाँ पर मिल जाओगी। कैन कहता है अब तो शायद मैं यहाँ का रेगुलर कस्टमर बन जाऊँ, क्या मैं तुम्हारा अब नाम जान सकता हूँ। बाइसन कहता है मेरा नाम बाइसन है। कैन कहता है मेरा नाम कैंट है। कैंट एक बर्गर ऑर्डर करता है। बाइसन बर्गर बनाने के लिए चला तो जाता है, पर उसे तो बर्गर का भी नहीं पता था। वो फेडुल को कॉल करने लगता है हेल्प के लिए, पर फेडुल कॉल पिक ही नहीं कर रहा था, तो उसे जैसा कैसा बर्गर बनाना आता है वैसा ही बनाकर बस सर्व कर देता है। कैंट उसे खाता है। उसका खाते ही उल्टी करने का मन कर रहा था, पर किसी भी तरीके से वो उसे आधे से ज़्यादा खा लेता है और कहता है ये तो काफ़ी टेस्टी है, क्या तुम होम डिलीवरी भी करते हो। बाइसन कहता है दूसरों के लिए तो नहीं, पर तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग करने लगते हैं और फिर किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर गलत मोमेंट पर यहाँ पर फेडुल आ जाता है। बाइसन और कैंट दूर हो जाते हैं। कैंट वहाँ से चला जाता है। फेडुल बाइसन से कहता है तुम उसके साथ सो तो गए थे, तो अब वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया था। बाइसन कहता है उसकी टैटू शॉप पास में ही है, तो यहाँ पर वो बर्गर खाने के लिए आया था और कुछ भी नहीं। फाइडल कहता है सिर्फ बर्गर खाने के लिए, ये देखो तुम्हारा सड़ा हुआ सा आधे से ज़्यादा बर्गर उसने खा लिया, वो पक्का तुमसे कुछ चाहता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे प्रोफेशन में अगर कोई हमारे क्लोज आ रहा है तो वो पक्का हमसे कुछ ना कुछ चाहता है। बाइसन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस चीज़ों को ज़्यादा ही ओवर एनालाइज कर रहे हो। फेडरल वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बाइसन ब्लश करने लगता है, ये बात सुनकर कि कैंट उससे कुछ चाहता है। फेडरल जाता है स्टाइल के पास। स्टाइल ने उसकी कार बिल्कुल नई जैसी कर दी थी। फेडरल स्टाइल से चाबी मांगता है। स्टाइल उसे चाबी दे देता है। फेडरल वहाँ से जाने लगता है। स्टाइल कहता है रुको, तुम्हारी कार में तुम कुछ भूल गए थे। फेडरल कहता है क्या भूल गया था, मुझे दो। स्टाइल अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। फेडरल कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। स्टाइल अपने बटन खोलता है और दिखाता है उसके रेस्टोरेंट की पिन,
फैडुल कहता है ये मेरे रेस्टोरेंट की पिन है, मुझे वापस करो। स्टाइल कहता है अगर तुम्हें ये चाहिए तो खुद से ले लो। फैडुल खुद से निकालने लगता है। स्टाइल कहता है आराम से, मेरे निपल्स को हर्ट मत कर देना, ये सेंसिटिव हैं। ये बात जानकर फैडुल जानबूझ के उसके निपल को हर्ट कर देता है। स्टाइल चिल्लाता है। फैडुल वहाँ से जाने लगता है। स्टाइल कहता है फिर से ज़रूर आना, तुम्हें तंग करने में मज़ा आता है। जैसा कि कैंट ने बाइसन से कहा था कि तुम यहाँ पर नए हो तो मैं तुम्हें सिटी घुमा सकता हूँ, और वो बाइसन को सिटी घुमा रहा होता है। बाइसन कहता है वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? कैंट कहता है मेरी उम्र 29, और तुम्हारी? बाइसन कहता है मैं 24 का हूँ। उसके बाद वो दोनों बैठे होते हैं जहाँ पर बाइसन कैंट से पूछता है तुम्हें ओशंस पसंद है या फिर माउंटेन? कैंट कहता है मुझे पानी से डर लगता है, जब मैं छोटा था तो मैं पानी में डूबकर मरने ही वाला था। बाइसन कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ। कैन फिर बाइसन को उसके रेस्टोरेंट तक छोड़ देता है और फिर कहता है अगर हमें वो करना हो जो उस रात हमने किया था तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? बाइसन कहता है क्या किया था? उस रात मैं थोड़ा ड्रंक था तो मैं भूल गया कि उस रात हमने क्या किया था। कैन कहता है ओह तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, और वो उसे स्क्वीश करने लगता है। तभी गलत मोमेंट पे फिर से फैडुल आ जाता है और कहता है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? बाइसन कहता है हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फैडुल बाइसन को सामान देता है और अंदर जाने के लिए कह देता है। ना चाहते हुए भी बाइसन अंदर चला जाता है। फैडुल कैन से कहता है मेरे भाई को परेशान करना बंद करो, तुम उसके साथ सो तो गए ही हो, इतना तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए, मेरे भाई को अभी बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। कैन कहता है पर मुझे तो लगता है वो मुझे लाइक करता है। फैडल कहता है वो करता होगा पर मैं नहीं करता, और उस तक जाने के लिए तुम्हें पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। कैन समझ जाता है कि बाइसन से वो इन्फॉर्मेशन तो पता कर सकता है पर बाइसन तक पहुंचने के लिए उसे फैडल का इंतज़ाम करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइसन जाता है कैन के पास बर्गर लेकर और कहता है पिछली बार मैंने बनाया था तो वो अच्छा नहीं था, ये पक्का टेस्टी होगा क्योंकि ये फेडुअल ने बनाया है। कैन कहता है अगर उसने बनाया है तो पक्का उसने इसमें जहर डाल दिया होगा। बाइसन कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंट उसे टेस्ट करता है और कहता है वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, वैसे तुम दोनों बिल्कुल भी भाइयों जैसे नहीं दिखते। बाइसन कहता है हाँ वो हमारी मॉम एक ही थी पर डैड अलग अलग थे इसीलिए। कैन कहता है वैसे क्या फाइडल को तुम्हारी सभी एक्सिस से प्रॉब्लम थी? बाइसन कहता है पता नहीं, क्योंकि मेरा कभी कोई एक्स रहा ही नहीं, कभी मैं किसी के लिए इतना सीरियस ही नहीं था। कैन कहता है तो तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बाइसन कहता है जब तक फेडुअल सिंगल है तब तक मैं मिंगल नहीं हो सकता। कैन कहता है ओह तो फेडुअल के लिए मुझे कोई लड़का ढूंढना पड़ेगा। बाइसन कहता है उसके लिए तो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो थोड़ा बोल्ड हो और थोड़ा क्रेजी हो। कैन कहता है हाँ हाँ मेरे पास एक ऐसा पर्सन है। बाइसन कहता है तो तुम एक पर्सन को हायर करोगे मेरे भाई को पटवाने के लिए? कैन कहता है हाँ मैं कुछ भी करूँगा तुम्हें डेट करने के लिए। वो दोनों फिर से क्लोज होते हैं और यहाँ पर अब की बार फेडुअल नहीं बल्कि बेब आ जाता है। बेब दोनों को नमस्ते करता है। कैन बाइसन से कहता है ये मेरा छोटा भाई बेब है, और बेब से कहता है ये बाइसन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंट स्टाइल को बुलाता है फेडुअल को पटाने के लिए। स्टाइल फेडुअल को देखते ही मना कर देता है और कहता है नहीं नहीं मैं नहीं ये कर सकता, तुम्हें पता है ये पागल कुत्ते की तरह है, अगर मैं इसके आसपास भी रहा तो मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। कैन कहता है प्लीज़ मान जाओ, ये मेरे और बाइसन के बीच में आ रहा है। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी कार चाहिए ना, तो इसके बदले में तुम्हें फेडुअल को मेरे और बाइसन के बीच से हटाना पड़ेगा, यानी कि उसे पटाना पड़ेगा ताकि वो हम दोनों से दूर रहे। स्टाइल को कैन की कार बहुत ज़्यादा प्यारी थी तो वो हाँ कह देता है। रात में जब रेस्टोरेंट बंद होने वाला था तो स्टाइल जाता है बर्गर खाने के लिए। फाइडुल उसे देखकर कहता है तुम यहाँ पर? स्टाइल कहता है हाँ, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है उसके लिए मैं कहीं भी आ जाता हूँ। फाइडुल कहता है हमारा रेस्टोरेंट बंद हो गया है तो अब तुम्हें यहाँ पर कोई बर्गर नहीं मिलेगा। स्टाइल कहता है कोई बात नहीं, मेरे लिए बियर लेकर आओ, और वो काफ़ी सारी बियर पी लेता है। इतने सारे ग्लास पीने के बाद भी वो बार बार फेडुअल से कहने लगता है एक और लेकर आओ, एक और लेकर आओ। उसके बाद कहता है तुम्हें पता है अगर ये क्लब होता तो टल्ली होने के बाद हम एक दूसरे के साथ इस तरीके से डांस करते, फिर मैं तुम्हें अपनी ओर इस तरीके से खींचता और कहता चलो मेरे प्लेस पर चलते हैं। फेडुअल कहता है ये क्लब नहीं है, अब यहाँ से चले जाओ। स्टाइल कहता है ठीक है मैं चला जाऊँगा पर मुझे घर तक ड्रॉप करो। फेडुअल कहता है ओह तो तुम ऐसे नहीं जाने वाली। वो उसके क्लोज जाता है और फिर बड़े प्यार से उसे धक्के मारते हुए अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। पर स्टाइल का वॉलेट अंदर ही रह जाता है। फेडुअल स्टाइल की इंफॉर्मेशन पता करता है, उसे उसके सोशल मीडिया से पता चलता है कि वो कैंट का फ्रेंड है। वो दोनों के लिए थोड़ा सस्पिशियस फील करता है।
मॉर्निंग में फैडुल अपने रेस्टोरेंट के सामान के लिए शॉपिंग करने आता है। स्टाइल दूर से उसे देख लेता है। वो एक अंकल से उनकी रेडी उधार मांगता है और उसके बाद जानबूझकर फेडरल से टकरा जाता है। सारी सब्जियां नीचे गिर जाती हैं। फेडरल पहले तो सॉरी बोलता है पर फिर स्टाइल का फेस देखकर कहता है तुम तो मैकेनिक थे ना, अब तुम सब्जियां भी बेचने लगे। स्टाइल कहता है तो क्या हुआ, क्या तुम मेरे काम को नीचा दिखा रहे हो। सुनो सुनो सुनो, ये आदमी ने मेरी सब्जियां गिरा दी और अब ये मेरे काम को नीचा भी दिखा रहा है। वो लोगों को इकट्ठा करता उससे पहले ही फेडरल कहता है ठीक है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ, ये लो तुम्हारे पैसे। स्टाइल खुश होता है। उसके बाद फेडरल कहता है तुम्हारी सब्जियां गंदी हो गई हैं, लाओ मैं इन्हें साफ कर दूँ। वो साइड वाले अंकल से पानी का पाइप मांगता है और फिर बीच बाजार में स्टाइल को नहला देता है। इधर हमारा क्यूटी पाई बाइसन अपने लिए एक टैटू डिसाइड करता है। उसने कैट का एक टैटू डिसाइड किया था। वो टैटू लेकर कैन के पास जाता है और कहता है मुझे ये कैट बनवानी है। कैन कहता है ठीक है, ये कैट तो मैं बना दूंगा पर तुम्हें ये टैटू कहाँ पर चाहिए। बाइसन कहता है मैंने मेरे लैब पर सोचा है और वो अपनी पैंट निकाल देता है ताकि कैंट देख सके कि ये टैटू कहाँ पर परफेक्ट रहेगा। बाइसन उससे बहुत ज़्यादा ऊपर टैटू बनाने के लिए कह रहा था। कैन कहता है इससे ऊपर तो टैटू नहीं कुछ और होगा। बाइसन कहता है कुछ और क्या होगा। अगर तुम अपने कस्टमर के साथ ऐसी हरकतें करोगे तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। कैन कहते तो मैं क्या करूँ जब मेरा कस्टमर है ही इतना ज़्यादा क्यूट। बाइसन अपनी पैंट पहन लेता है और कहता है मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा कि मुझे ये टैटू कहाँ पर चाहिए। वैसे मुझे ये टैटू ऐसी जगह पर चाहिए जहाँ पर मैं इसे छिपा भी सकूं और दिखा भी सकूं। कैन कहता है मुझे लगता है ऐसे प्लेस पर बनवाना चाहिए जहाँ पर सिर्फ तुम्हारा स्पेशल वन देख सके। बाइसन कहता है मेरा ऐसा कोई स्पेशल वन है नहीं। फिर कैन जाता है स्टाइल के पास और पूछता है बताओ तुमने कितना प्रोग्रेस किया। स्टाइल कहता है तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मुझे फेडुल का शेड्यूल चाहिए ताकि मैं पता कर सकूं कि मुझे उसे कब फॉलो करना है, कहाँ फॉलो करना है। कैन कस्टमर बनकर बाइसन के रेस्टोरेंट में जाता है और फिर बाइसन को इशारे से टॉयलेट में बुलाता है। दोनों टॉयलेट के अंदर होते हैं जहाँ पर कैन बाइसन से कहता है स्टाइल ने कहा कि उसे तुम्हारे भाई का शेड्यूल चाहिए, उसे एक बार शेड्यूल मिल गया तो वो तुम्हारे भाई को पटा लेगा और उसके बाद हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ पाएगा। और फिर से इनके रोमांटिक मूड को खराब करने के लिए फेडुल आ जाता है। बाइसन कैन के मुंह पर अपना हाथ रख देता है। फेडुल कहता है बाइसन तुम्हें और कितना टाइम लगेगा, जल्दी आओ। बाइसन कहता है वो मेरा पेट खराब है, मैं आता हूँ तुम चलो। फिर हम रात में देखते हैं बाइसन खुद ही दरवाजे पर मदर फकर लिख देता है और उसके बाद फोटो उतार कर फेडरल के पास जाता है और कहता है देखो बच्चों ने क्या किया, तुम्हें जाकर उन्हें सबक सिखाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलता पर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फेडरल कहता है कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं देखता हूँ उन्हें। और वो बाहर चला जाता है। इस चीज़ का बाइसन फ़ायदा उठाता है और उसकी शेड्यूल को ड्रॉ कर लेता है। बाइसन कैन को शेड्यूल देने के लिए आता है। कैन कहता है अब फाइडल हमारे बीच में नहीं आएगा तो क्या मैं तुम्हारा अब बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। बाइसन कहता है नहीं अभी नहीं। और उसके बाद बाइसन वहाँ से चला जाता है। कैन का तो दिल ही टूट जाता है। बेब कहता है क्या हुआ, तुम्हें उसने ना कह दिया, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। कैन कहता है तुम तो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो तो तुम्हें क्या लगता है मुझे अब क्या करना चाहिए। बेब कहता है तुम्हें उसे ये दिखाना चाहिए कि वो तुम पर ट्रस्ट कर सकता है, तुम्हें ये दिखाना चाहिए कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं फेडुल अपनी जॉगिंग कर रहा होता है। वहाँ पर उसे गुड मॉर्निंग बोलते हुए स्टाइल आ जाता है। फेडुल कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। स्टाइल कहता है मैं तुम्हारी तरह जॉगिंग करने के लिए आया हूँ, चलो साथ में जॉगिंग करते हैं, साथ में जॉगिंग करना ज़्यादा अच्छा होता है। फेडुल कहता है ये कोई बैडमिंटन नहीं है जो साथ में करें। फिर वो अपनी पानी की बोतल ओपन करने लगता है। स्टाइल डर जाता है और कहता है तुम क्या फिर से मुझे नहलाने वाले हो। फेडुल कहता है नहीं, पर अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं सिर्फ तुम्हें नहलाऊंगा नहीं बल्कि। और वो उसके पैर को कुचल देता है और फिर भागते हुए कहता है अगर तुम्हें मुझे फॉलो करना है तो करो। स्टाइल उसे फॉलो नहीं करता बल्कि माइक के साथ उसे चीयर करने लगता है और फेडुल फेडुल चिल्लाने लगता है। फेडुल को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। फेडुल फिर अपनी शॉपिंग करने के लिए आता है। वहाँ पर दुकान पे स्टाइल उसे मिल जाता है। फेडुल कहता है अब तुम यहाँ पे भी काम करने लगे। स्टाइल कहता है हाँ तुम्हें क्या चाहिए बोलो। फेडुल कहता है नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कहीं और से ले लूँगा। और वो कहीं और जाने लगता है। स्टाइल कहता है रुको रुको, तुम्हें यहीं से लेना चाहिए, तुम्हें पता है हम तुम्हारे लिए होम डिलीवरी भी कर देंगे, पर तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि फिर से तुम मुझे रेस्टोरेंट से बाहर नहीं निकालोगे। फेडुल कहता है मैंने तुम्हें बाहर इसलिए निकाला था क्योंकि तुम अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे। स्टाइल कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ अब मैं बिल्कुल परफेक्ट कस्टमर की तरह बिहेव करूँगा। और वो उसके लिए होम डिलीवरी करता है।
फेडरल कहता है अब तो तुमने यहाँ पर सामान डिलीवर कर दिया है, अब तुम जा सकते हो। स्टाइल कहता है नहीं, मुझे बर्गर खाना है। फेडरल बर्गर बनाने के लिए चला जाता है। स्टाइल वहाँ पर बैठे बैठे कस्टमर का ऑर्डर लिखने लगता है। बाइसन फेडरल को टीज करने लगता है और कहता है मैं तो सोच ही रहा था कि तुम्हें आने में देर क्यों हो गई, अब मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ तक कोई छोड़ने के लिए आया था। फेडरल कहता है उसका नाम भी मत लो, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और तुम्हें पता है ये तुम्हारे उस टैटू आर्टिस्ट का फ्रेंड है। बाइसन कहता है उस टैटू आर्टिस्ट का नाम है, उसका नाम कैंट है, और तुम उसके बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हो, वो इतना भी बुरा नहीं है। बाइसन फिर स्टाइल के पास जाता है। स्टाइल कहता है हाय। बाइसन कहता है मुझे कैंट ने बताया कि तुम मेरे भाई को पटाने वाले हो, वैसे अगर तुम्हें सच में उससे प्यार हो जाए तो तुम उसे डेट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि फेडरल सच में किसी को डेट करे और अपनी लाइफ को एंजॉय करे। स्टाइल कहता है डेट करना वो तो दूर की बात है, ये तो मुझसे बात भी नहीं करता। बाइसन कहता है कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो। उसके बाद स्टाइल कहता है अब मैं तुम्हें नज़दीक से देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कैंट तुम्हारे लिए इतना सीरियस क्यों है। तुम्हें पता है वो कभी भी किसी के लिए इतना सीरियस नहीं रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइसन कैंट का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन कैंट अभी तक आया नहीं था। पर कैंट की जगह वहाँ पर तावन नाम का एक लड़का आ जाता है। वो बाइसन के साथ फ्लर्टिंग करता है और बहुत सारी बातें कर रहा होता है। दूर से कैंट उन दोनों को देख लेता है। कैंट को ताइवान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे कहता है अब मैं बाइसन के पास आ गया हूँ तो तुम्हें इसे कंपनी देने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। ताइवान वहाँ से चला जाता है। बाइसन कहता है क्या हुआ, अभी तो हम दोनों डेट भी नहीं कर रहे हैं, तो तुम इतने जेलिस क्यों हो गए थे। कैंट कहता है मैं तो डेटिंग करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। इधर फेडरल अपने जिम में होता है, वहाँ पे भी उसे परेशान करने के लिए स्टाइल आ जाता है। फेडरल कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। स्टाइल कहता है मुझे भी बॉडी बनानी है, मैं भी यहाँ पर बॉडी बनाने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हें मेरे सपोर्ट की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। इधर कैंट और बाइसन सभी कपल्स के साथ कपल डांस कर रहे थे। जो भी ये कपल डांस जीतता उसे ट्रॉफी मिलनी थी। कैंट और बाइसन ट्रॉफी जीत जाते हैं। बाइसन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। कैंट कहता है तुम्हें तो ट्रॉफी मिल गई पर मुझे देखो, मुझे कुछ भी नहीं मिला है। बाइसन कहता है तुम्हें क्या चाहिए। कैंट उससे किस मांगता है। बाइसन उसे किस कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ताइवान आता है कैंट के पास पैसे मांगने के लिए, क्योंकि ये सब सिर्फ एक नाटक था, बाइसन को दिखाने के लिए कि कैंट उसके लिए कितना ज़्यादा सीरियस है। फेडरल अपने सुआना में बैठा होता है। वहाँ पर भी उसे परेशान करने के लिए स्टाइल आ जाता है। वो अपना टॉवल निकालता है और बिना कपड़ों के अपनी बॉडी का शो ऑफ करते हुए लेट जाता है। फेडरल कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। स्टाइल कहता है सुआना में बिना कपड़ों के रहना बहुत नॉर्मल सी बात है, और हाँ तुम मुझे देख सकते हो, मुझे पता है मैं देखने की चीज़ हूँ। वैसे तुम्हारा जो नाम है वो काफ़ी यूनिक है, फेडरल, जिसका मतलब है काइंड, प्योर, पर तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम प्योर हो। उसके बाद वो उसे सेड्यूस करने लगता है और उसके टॉवल के अंदर अपना हाथ डालने लगता है। फेडरल भी धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा था। स्टाइल अपना हाथ और अंदर डालने लगता है। फेडरल पूरी तरीके से अपने होश गंवा बैठा था, पर गलत मोमेंट पर वहाँ पर अंकल आ जाते हैं। फेडरल बाहर चला जाता है। स्टाइल कहता है अंकल आप भी ना, सारा मूड खराब कर दिया। स्टाइल फिर फेडरल को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। फेडरल उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें किसने भेजा है। स्टाइल कहता है तुम खुद को सेलिब्रिटी समझते हो, मुझे कौन भेजेगा। फेडरल कहते तो सुबह से जो तुम मुझे बार बार मिल रहे हो, तुम्हें लगता है वो एक कोइंसिडेंस है। स्टाइल कहते नहीं वो कोइंसिडेंस नहीं है, मैंने तुम्हें फॉलो किया है। फेडरल कहते हैं हाँ तो आए ना तुम लाइन पे, बताओ तुम्हें किसने भेजा है। स्टाइल कहते हैं मुझे किसी ने भेजा नहीं, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इसीलिए मैंने तुम्हें फॉलो किया। और वो फेडरल को किस करने लगता है। फेडरल उसे दूर कर रहा था पर स्टाइल बार बार उसे किस करने लगता है। फेडरल उसे धक्का देता है और कहता है मुझसे दूर रहो, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। इधर ट्रॉफी लेकर बाइसन घर आता है जहाँ पर फेडरल गन के साथ उसका इंतजार कर रहा था। बाइसन उसे उसकी वीडियो दिखाता है कैन के साथ डांस करते हुए की, और कहता है देखो ये इंटरनेट पर है। बाइसन कहता है तो क्या हुआ, मैं जिसने भी ये पोस्ट की है उसे कह दूंगा, वो ये डिलीट कर देगा, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग इंटरनेट पर होते हैं और अगर हम नहीं होंगे तो सबका हम पर शक जाएगा, तुम खामखा ही इतना सोच रहे हो। फेडरल बाइसन से परेशान होकर अपने रूम में चला जाता है। बाइसन झूम रहा होता है, नाच रहा होता है, गुनगुना रहा होता है क्योंकि उसने कैन के साथ काफ़ी मज़ा किया। फेडरल अपने रूम में आता है। वो म्यूज़िक सुनने लगता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार वो बिना कपड़ों का स्टाइल आई जा रहा था। वो मोमेंट याद आ रहा था
कि किस तरीके से स्टाइल उसे सेड्यूस कर रहा था। उसकी हॉट सेक्सी सी बॉडी, उसका हाथ जो उसकी टावल के अंदर जाने वाला था। फेडुल अब अपना कंट्रोल खो बैठता है और वो खुद से खुद को टच करने लगता है, इतना ज़्यादा कि उसे टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस लिली, यानी कि बाइसन और फेडुल की मदर को, जो किन नाम के एक लड़के के साथ होती हैं। किन भी उनके लड़के जैसा ही है। मदर के पास फाइल लेकर नोट नाम का एक लड़का आता है। मदर कहती है इसे डेस्क पर रख दो और वहाँ से जाने लगती है। नोट के हाथ से वो फाइल नीचे गिर जाती है। कीन उसे उठाता है, पर ऐसा करते हुए वो नोट को बड़े प्यार से देख रहा था। मदर ये चीज़ देख लेती हैं। कीन फटाफट से उसे फाइल देकर मॉम के पीछे पीछे चला जाता है। मॉम के पास बाइसन और फेडरल भी आए थे अपना नेक्स्ट टारगेट जानने के लिए। मदर दिखाती हैं कि उन्हें अब रोरात नाम के एक आदमी को मारना है। बाइसन कहता है पर ये तो अच्छा है, ये काफ़ी डोनेशन करता है, चैरिटी करता है। मदर कहती है बेटा तुम काफ़ी ज़्यादा बोले हो, तुम्हें नहीं पता ये तो बस शो ऑफ है, उसकी रियल आइडेंटिटी छिपाने के लिए। तुम्हें नहीं पता ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स जैसे बड़े बड़े गंदे काम करता है। ये काम तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर मुझे भरोसा है कि तुम आसानी से ये काम कर लोगे। बाइसन कहते हैं मॉम मैं सोच रहा था कि हमें थोड़ा ब्रेक मिल जाता। फैडुल बाइसन को चुप रहने के लिए कहता है। मॉम कहते हैं बाइसन क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें अच्छे से पे नहीं कर रही हूँ या फिर तुम किसी को डेट करने लगी हो। फाइडल क्या तुम्हारा भाई किसी को देख रहा है, क्या वो किसी को डेट कर रहा है। फाइडल कहते नहीं नहीं मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपने जो हमें काम दिया है वो अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फैडुल अपने फेवरेट क्लब में होता है, जहाँ पर स्टाइल भी आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पर, मुझे नहीं पता था कि तुम हैवी मेटल बैंड के फैन होगे। पर ये क्या, तुम तो यहाँ पर चुपचाप बैठे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई होना चाहिए इस तरीके से चिल्लाने के लिए। वो फेडरल को डांस के लिए बुलाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। स्टाइल कहते हैं तुम्हें पता है कैदियों से सच उगलवाने के लिए हैवी मेटल का यूज़ किया जाता है। फेडरल कहता है मैं होता तो उसका यूज़ नहीं करता। स्टाइल कहता है तो तुम क्या करते, क्या मुझे किस करते या मुझे चोक करते। फेडरल कहता है वो तुम बाद में देख लेना। इधर हम देखते हैं कैंट और बाइसन को स्विमिंग पूल में, जहाँ पर बाइसन कैंट के पीछे वाले टैटू को नोटिस करता है और कहता है तुम्हारी बैक पर टैटू है, मैंने उस साथ नोटिस नहीं किया था, मैं वो बिजी था। वैसे इस पर क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। कैंट कहता है इस पर लिखा हुआ है कि अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मेरे मुक्कों से सावधान रहना। बाइसन कहता है ओ। कैंट कहता है ये तो सिर्फ टैटू है, सच में मैं स्केरी नहीं हूँ, स्केरी तो तुम हो। बाइसन उसके क्लोज आता है और कहता है क्या तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मैं किसी को हर्ट कर सकता हूँ, पर हाँ अगर कोई मुझसे पंगा लेगा तो मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। कैंट कहता है ओह तो तुम क्या कर लोगे। बाइसन उसे बाइट करता है और कहता है मैं ये करूँगा। उसके बाद बाइसन वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर कैप्टन भी थे। कैंट जाता है कैप्टन के पास। कैप्टन कहता है तो तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिली। कैंट कहता है अभी तक तो मुझे यही पता चला कि इन दोनों की माँ एक थी लेकिन डैड अलग अलग थे। कैप्टन कहते हैं तुम्हें इसके घर जाना चाहिए, इनके घर में तुम्हें कोई ना कोई क्लू ज़रूर मिल जाएगा। अगले दिन फिर से फेडरल जब जॉगिंग कर रहा होता है तो स्टाइल आ जाता है और कहता है तुम्हें कैलोरीज बर्न करनी है तो चलो ना साथ में कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। फेडरल कहता है ओह तो तुम मेरा पीछा इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। स्टाइल कहता है हाँ मैं तुम्हारी बॉडी चाहता हूँ और तुम्हारा दिल भी। फेडरल कहता है पर तुम मेरा टाइप नहीं हो। फेडरल जब फिर से शॉपिंग के लिए जाता है तो दुकान पर स्टाइल था, जो उसे फिर से परेशान करने लगता है। परेशान होकर फेडरल अपने रेस्टोरेंट में आ जाता है। रेस्टोरेंट में आज काफ़ी सारे कस्टमर्स आ रहे थे। उसे बाहर से आवाज़ें आती हैं स्टाइल की। वो बाहर जाकर देखता है तो स्टाइल ने बर्गर के कपड़े पहने हुए थे और वो कस्टमर को उसकी शॉप पर आने के लिए कह रहा था। फेडरल कहता है ये सब तुम क्या कर रहे हो। स्टाइल कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, आसपास काफ़ी सारी बर्गर शॉप हैं, अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा बिजनेस अच्छा कैसे चलेगा। फेडरल कहता है मुझे कस्टमर की ज़रूरत नहीं है, अब निकालो इस कॉस्ट्यूम को। वो निकालते निकालते बर्गर के ऊपर ही गिर जाता है, यानी कि स्टाइल के ऊपर ही गिर जाता है। वहाँ पर कुछ कस्टमर उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगते हैं और कहते हैं तुम दोनों तो साथ में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। फेडरल एकदम से उठ जाता है और स्टाइल से कहता है चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इधर कैंट ने बाइसन को अपनी टैटू शॉप पर बुलाया था। बाइसन आ जाता है और कहता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। कैंट कहता है क्योंकि तुम्हारे प्लेस पर तो तुम मुझे कभी बुलाते नहीं हो। बाइसन कहता है तो प्लेस पर क्यों मिलना है, हम होटल में भी तो मिल सकते हैं। कैंट कहता है होटल में हुकअप वाले लोग मिलते हैं, मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ।
उसके बाद कैन बाइसन को कैट वाला टैटू दिखाता है और कहता है देखो मैंने तुम्हारे लिए इसे डिज़ाइन किया है। बाइसन कहता है पर मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है, मैं कैट वाला टैटू नहीं बनाना चाहता, उससे मैं क्यूट लगूंगा। कैन कहता है हाँ सही बात है, अगर तुम इससे ज़्यादा क्यूट लगे तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। उसके बाद वो बाइसन को किस करता है। किस करते करते बाइसन कैन के लिप्स को जोर से बाइट कर देता है। कैन कहता है क्या तुम्हें रफ पसंद है। बाइसन कहता है हाँ मुझे बीडीएसएम पसंद है। कैन कहता है अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे अपनी फर्स्ट नाइट वाले दिन क्यों नहीं बताया था। बाइसन कहता है तब तुम स्ट्रेंजर थे और कोई अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस स्ट्रेंजर को थोड़ी बताता है। कैन कहता है तो अब मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या पसंद है। बाइसन उसे बताता है कि उसे फेस लैपिंग बीडीएसएम में जो जो चीज़ें उसे पसंद है वो सब बता देता है। कैन कहता है तो चलो मुझे थप्पड़ मारो। बाइसन कहता है नहीं अभी मेरा मन नहीं है, लेकिन कैन उसे फोर्स करने लगता है। बाइसन उसे जोर से थप्पड़ लगा देता है। कैन को दर्द हो रहा था पर वह ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे मज़ा आ रहा है। इधर हम देखते हैं फेडल को जो अकेले ही बर्गर बना रहा था। आज स्टाइल की वजह से वहां पर कुछ ज़्यादा ही कस्टमर आ गए थे, बाइसन भी नहीं था तो फेडल का काम बढ़ जाता है। स्टाइल आता है उसकी हेल्प के लिए। फेडल कहते हैं अगर हेल्प करनी है तो पहले हमारे यहाँ के कपड़े पहनो, मेरे पहन लो तुम्हें फिट आ जाएंगी। स्टाइल वहीं पर कपड़े चेंज करने लगता है और अपने कपड़े निकाल देता है। फेडल से मना किया जा रहा था पर स्टाइल सुनता ही नहीं और उसके सामने ही अपने कपड़े चेंज करने लगता है। फेडल बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है। उसके बाद स्टाइल बर्गर को कस्टमर को देने के लिए जाने लगता है। कस्टमर गुस्सा करने लगते हैं कि हमने पहले मंगवाया था, तुम्हारी सर्विस बिल्कुल बेकार है। स्टाइल फेडल के पास जाता है और कहता है जल्दी जल्दी बर्गर बनाओ, कस्टमर गुस्सा कर रहे हैं। फेडल कहता है तो ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें किसने कहा था कस्टमर को बुलाने के लिए, मैं ये सब फ़न के लिए करता हूँ, मुझे कस्टमर की ज़रूरत नहीं है। स्टाइल कहता है ओह तो तुम्हें कस्टमर की ज़रूरत नहीं है, तो इसके अलावा तुम और क्या काम करते हो। कहीं तुम कहीं तुम कोई सीक्रेट एजेंट तो नहीं हो जो पुलिस के लिए काम कर रहे हो, बोलो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। स्टाइल फेडुल की हेल्प करवाता है और फिर थक कर बाहर बैठ जाता है। फेडुल उसके पास आता है बर्गर लेकर और कहता है तुमने जो हेल्प की उसके बदले में ये बर्गर है, इसे खाओ और यहाँ से निकल जाओ। फेडुल अपने रेस्टोरेंट के अंदर आता है जहाँ पर उसे मिलने के लिए कीन आया था। वो उसे रूरात की सेक्रेटरी के बारे में बताता है और कहता है तुम इससे पता लगा सकते हो रूरात के सारे शेड्यूल और पासवर्ड के बारे में। फेडरल कहता है थैंक यू सो मच, हमारा काम होने के बाद मैं मॉम से बात करूंगा तुम्हारे बारे में भी। किंग कहता है मेरे बारे में छोड़ो, तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तुमने कहा था पिछली बार कि तुम ये काम छोड़ना चाहते हो अपने लवर के लिए, क्या हुआ तुम्हारा लवर तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम शायद भूल गए थे कि हमारे प्रोफेशन में कोई भी हमारा इंतज़ार नहीं करता। दूर से स्टाइल उन दोनों को देख रहा था। इधर हम देखते हैं बाइसन को जो कैन की निपल्स पर पिंस लगा देता है और कैन से कहता भी है अगर तुम्हें ज़्यादा पेन होगा तो तुम अपना सेफ वर्ड यूज़ करना। कैन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं पेंगुइन पेंगुइन चिल्लाऊंगा। बाइसन और कैन रोमांटिक होने लगते हैं। कैन को पेन हो रहा था पर वो बाइसन के सामने ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे उसे मज़ा आ रहा हो। फिर वहाँ पर फेडुल आ जाता है और कहते तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। बाइसन कहता है अब कुछ नहीं। फेडुल कहते तुम रेस्टोरेंट चलो। बाइसन वहाँ से चला जाता है। फेडुल कैन से कहता है तुम और तुम्हारा वो मैकेनिक दोस्त हम दोनों से दूर रहो, वरना फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। फेडुल वहाँ से चला जाता है। बेचारे कैन को तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फेडुल घर जाकर बाइसन को डांटता है। बाइसन कहता है तुम्हें पता नहीं क्यों कैन से क्या प्रॉब्लम है, बस ये लास्ट मिशन पूरा होने के बाद मैं चाहता हूँ कैन के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ जीना। फेडुल कहता है वो सब हम बाद में देखेंगे, अभी कीन ने मुझे ये रूरात की सेक्रेटरी के बारे में बताया, हमें रात में इसे फॉलो करना है। फिर हम उस सेक्रेटरी को देखते हैं जिसका नाम पेन है। वो बार में आई होती है, वो हमेशा इस बार में आती है और अपने लिए लड़का चूज़ करती है। उसे एंटरटेन करने के लिए वहाँ पर फेडुल आता है जो काफ़ी सेक्सी सा हॉट सा डांस कर रहा होता है। पेन को भी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। इधर हम स्टाइल को देखते हैं जिसके डैड ने उसे कार की चाबी दी थी वहाँ किसी कस्टमर को देने के लिए, पर उसे क्या पता था वो इतना लकी निकलेगा कि यहाँ पर आकर फेडुल को डांस करता हुआ देखेगा। फेडुल कोई नॉर्मल डांस नहीं कर रहा था, वो स्ट्रिप डांस कर रहा था। पेन जब फेडुल में खोई हुई थी तो इस चीज़ का बाइसन फ़ायदा उठाता है। वो पेन की ड्रिंक में कुछ मिला देता है। फेडुल पेन को सेड्यूस करने लगता है, पर ये क्या, स्टाइल खुद को पेन की जगह इमेजिन करने लगता है। फेडुल पेन से पूछता है आपको कैसा लगा। पेन कहती है अच्छा लगा। फेडुल कहते ठीक है फिर रूम में मिलते हैं। पेन खुश हो जाती है, वो रेडी हो रही होती है फेडुल से मिलने के लिए, पर उसे वोमिट होने लगती है। वोमिट करते करते वो बेहोश हो जाती है। बाइसन और फेडुल उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बाइसन अलग जाता है और फेडुल अलग। फेडुल जब जा रहा होता है तो पीछे से स्टाइल उसे आवाज़ लगाता है और कहते मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था, मैं तो कार की चाबी देने के लिए आया था,
पर मैंने तुम्हारा डांस देखा, तुम तो काफ़ी अच्छा डांस करते हो। मुझे नहीं पता था रेस्टोरेंट चलाने के साथ साथ तुम यहाँ पर भी डांस करते हो। फेडरल कहता है हाँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर भी काम करता हूँ। स्टाइल कहता है अगर तुम्हें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे लिए लोन का बंदोबस्त कर सकता हूँ। बोलो क्या तुम्हें लोन चाहिए? फेडरल कहता है नहीं, मुझे लोन नहीं चाहिए। फिर पीछे से कुछ लड़के आ जाते हैं जो फेडरल से कहते हैं तुम नए आए हो और आते ही पेन ने तुम्हें चूज़ किया, हमें नहीं। तुम्हें पता है वो हमारी रेगुलर कस्टमर थी, तुम हमारी रेगुलर कस्टमर को ऐसे छीन नहीं सकते। स्टाइल उन्हें काम डाउन करने का ट्राई करता है पर वो तो स्टाइल को भी नहीं छोड़ते और फिर फेडरल से भी लड़ने लगते हैं। पर फेडरल सबसे अकेले लड़ता है और सबको वहाँ से भगा देता है। स्टाइल पूरी तरीके से शॉक कि फेडरल अकेले सबसे कैसे लड़ गया। अगले दिन स्टाइल और कैंट साथ में होते हैं जहाँ पर स्टाइल कैंट से कहता है तुम्हें पता है वो बार में डांस कर रहा था। चलो ये तो कोई बात नहीं, वो कर सकता है, पर वो 3-4 लड़कों से एक साथ लड़ा। जैसे वो लड़ रहा था मुझे ऐसा लगता है वो कोई बर्गर बनाने वाला नहीं है, वो कोई किलर है, कोई हिटमैन है, कोई क्रिमिनल है। कैन कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस उसे पटाओ उसके बाद तुम्हें मेरी कार मिल जाएगी। शाइल कहता है अब मुझे कार में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फेडरल में इंटरेस्ट है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या छिपा रहा है। कैन जाता है रेस्टोरेंट में जहाँ पर वो फेडरल से कहता है मैं बाइसन को लेकर बाहर जाना चाहता हूँ। फेडरल कहता है पर यहाँ पर जो काम है वो कौन करेगा, पहले काम फिनिश करो उसके बाद तुम दोनों जा सकते हो। कैंट और बाइसन साथ में बर्तन साफ करने लगते हैं। फेडरल कहता है अगर बर्तन पर एक भी दाग हुआ ना तो मैं तुम्हें साफ कर दूंगा। फेडरल अपने पुराने दिन याद करने लगता है जब वो अपने एक्स के साथ था। वो अपने एक्स से कहा करता था कि वो जल्दी अपना रिस्की काम छोड़ देगा और उसके साथ अच्छी ज़िंदगी बिताएगा, पर काम छोड़ने से पहले ही उसका एक्स उसे छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद से वो किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट नहीं करता। बाइसन और कैंट ने अपना काम कर लिया था, उसके बाद वो बाहर जाते हैं जहाँ पर वो शर्त लगाते हैं। कैंट कहता है अगर मैं शर्त जीता तो मैं तुम्हारे प्लेस पर जाऊंगा। बाइसन कहता है ठीक है, और अगर मैं शर्त जीता तो हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो हम स्टूडियो में कर रहे थे। कैंट कहता है क्या मतलब? बाइसन कहता है सरप्राइज होगा तुम्हारे लिए। बाइसन की लिमिट बहुत ज़्यादा थी, वो ड्रंक ही नहीं हो रहा था, इसलिए कैन बाइसन की ड्रिंक में कुछ मिला देता है जिससे बाइसन जल्दी ही ड्रंक हो जाता है। कैन बाइसन से उसका घर का एड्रेस ले लेता है और उसके घर चला जाता है। इधर हम देखते हैं फेडरल को जो एक इमोशनल सपोर्ट ग्रुप में था जहाँ पर लोग आते हैं अपने दुख दर्द सुनाते हैं। वहाँ पर फेडरल का पीछा करते करते स्टाइल भी आ जाता है। तो सब उससे पूछते हैं बताओ तुमने क्या खोया है, तुम्हें किस बात का दुख है। स्टाइल कहता है जब मैं छोटा था तो एक कुत्ता था जो हमेशा मुझे फॉलो करता था। एक दिन मैं जब खाई में गिरा तो उस कुत्ते ने मेरी हेल्प की, उसके बाद मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया, पर कुछ दिनों बाद वो खुद खाई में गिर के मर गया। मुझे सच में उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है और वो नकली के आंसू बहाने लगता है। फेडरल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसे स्टोरेज रूम में लेकर चला जाता है और कहता है कि तुम ये पागलों जैसी कहानी क्यों बना रहे हो और तुम्हें इस ग्रुप के बारे में कैसे पता चला। स्टाइल कहता है मुझे इंटरनेट से पता चला। फेडरल कहता है झूठ मत बोलो। स्टाइल कहता है ठीक है, मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फेडरल कहता है ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर उसके बाद मेरा पीछा करना छोड़ देना। उसके बाद वो स्टाइल को किस करता है, उसके साथ इंटीमेट होता है और फिर उसे यूज़ करके लात मार के वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कैंट और बाइसन बाइसन के घर पर आ गए थे। कैंट को लगता है अब बाइसन सो जाएगा, पर बाइसन उठ जाता है, कैंट के हाथ बांध देता है और फिर शुरू हो जाता है। वो कैंट को किस भी करता है, बाइट भी करता है। थोड़ी देर बाद बाइसन सो जाता है। कैंट इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, वो उसके घर की तलाशी करने लगता है। कैंट उनके सीक्रेट रूम के पास आ जाता है जहाँ से उसे सब कुछ पता चल जाता कि उनका नेक्स्ट टारगेट कौन है और वो कहाँ उसे मारने वाले हैं, कैसे मारने वाले हैं। लेकिन वहाँ पर सही टाइम पर फेड्यूल आ जाता है और उसके सर पर गन रख के पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कैंट कहता है तुम्हारा भाई टल्ली हो गया था, मैं तो उससे छोड़ने के लिए आया था और अभी मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था। फेड्यूल कहता है मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वो उसकी पॉकेट चेक करने लगता है, पर उसकी पॉकेट में सिर्फ उसका सिगरेट का बॉक्स था। ऊपर से बाइसन भी आ जाता है और उल्टियाँ करने लगता है। कैन कहता है बाइसन तुम ठीक तो हो? फेडरल कहता है मैं अपने भाई को संभाल लूंगा, तुम यहाँ से निकलो। कैंट वहाँ से चला जाता है, पर हाँ वो उनके घर की फ़ोटो लेकर जाता है। फेडरल बाइसन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। बाइसन कहता है मुझे कैमरा चेक करने दो कि वो अंदर आया था या नहीं। कैंट अंदर अभी आ ही नहीं पाया था तो कैमरा में कैंट आता भी नहीं है। बाइसन कहते देखा वो नहीं आया था, तुम उस पर इतना शक क्यों करते हो? फेडरल कहता है तुम्हें उसके बारे में पता ही क्या है? जैसे उसे तुम्हारे बारे में नहीं पता है वैसे तुम्हें भी उसके बारे में नहीं पता है। मैंने उसके बारे में पता किया, वो पहले कार की चोरियां करता था, काफ़ी साल तक पुलिस उसके पीछे थी।
पर्सन कहते तो क्या हुआ, ये नॉर्मल है, सबका पास्ट होता है। फेडरल कहते पर तुम्हें पता है क्या नॉर्मल नहीं है, इतने साल तक पुलिस उसके पीछे थी पर कभी भी वो अरेस्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है पुलिस के साथ उसकी कोई तो डील होगी। दूसरी बात, कल रात तुम बार बार उल्टियाँ कर रहे थे, तुम्हें नहीं लगता उसने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा, क्योंकि तुमने आज से पहले ऐसे उल्टियाँ नहीं की। इधर हम स्टाइल को देखते हैं जो फेडरल के बारे में ही सोचे जा रहा था। वो इतना ज़्यादा सोचता है कि उसकी बॉडी भी रिएक्ट करने लगती है। फिर वो अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। डैड कहते हैं क्या हुआ, आज जॉगिंग के लिए नहीं जाना। स्टाइल कहता है नहीं, आज नहीं जाना। इधर हम फेडरल को देखते हैं जो स्टाइल का इंतज़ार कर रहा था कि आज उसे परेशान करने के लिए स्टाइल अभी तक आया क्यों नहीं। वो अपनी शॉपिंग करने के लिए जाता है। वहाँ पर भी बस आंटी थी। वो आंटी से पूछता है वो लड़का आज नहीं आया। आंटी कहते नहीं, आज नहीं आया। बाइसन गुस्से में कैंट से मिलने के लिए जाता है। वो कैंट से कहता है मुझे टैटू बनाना सिखाओ। कैंट उसे सिखाने लगता है। बाइसन बातों बातों में उससे पूछता है रात तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था क्या। कैंट कहता है नहीं, जो ड्रिंक मैंने पी थी मैंने तुम्हें भी वही ड्रिंक दी थी, मैं क्यों तुम्हारी ड्रिंक में कुछ भी मिला था। बाइसन कहता है तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम पहले कार चोरी करते थे। कैंट कहता है ये कोई प्राउड फील करने वाली बात तो नहीं है जो मैं तुम्हें बताता। मैं बस चोरियाँ इसीलिए करता था क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद बेब की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और उसे एक ब्राइट फ्यूचर देने के लिए मैं चोरियाँ किया करता था, पर अब मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। फिर वहाँ पर बेब आ जाता है जो कहता है मेरा सर दर्द हो रहा था इसलिए मैं जल्दी आ गया, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, और वो ऊपर चला जाता है। कैन कहता है चलो कहीं और जाकर बात करते हैं। बाइसन कहता है बात बाद में करेंगे, तुमने देखा बेब की यूनिफॉर्म के नीचे चोट के निशान थे, क्या वो स्कूल में किसी से लड़कर आया है। कैन कहते हैं पता नहीं, कुछ दिनों से वो अजीब एक्ट कर रहा है, मैं उससे बात करता हूँ। बाइसन कहते हैं नहीं नहीं, हमें स्कूल में चलकर देखना चाहिए। वो दोनों स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता लगता है कि बेब और उसके फ्रेंड को कुछ स्टूडेंट बुली करते हैं। कैंट उन बुली को सबक सिखाता है और कहता है मेरे भाई को और उसके फ्रेंड को बुली करना बंद करो। वो बताते हैं कि सिर्फ वही नहीं, उनका टीचर भी है जो बेब और उसके फ्रेंड को बुली करता है। उसके बाद कैंट और बाइसन टीचर को देखने लगते हैं। जब वो टीचर को देख रहे थे तब कैप्टन अपने लड़के के साथ वहां से जा रहा था। कैंट छिपने लगता है। बाइसन कहता है क्या हुआ। कैंट कहता है कुछ नहीं, मुझे लगा वो टीचर हमारी तरफ आ रहा है। वो टीचर फिर वहां से चला जाता है। कैंट और बाइसन उसकी कार चेक करते हैं। कार के अंदर उस टीचर की अपने स्टूडेंट के साथ फोटोज थी। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये टीचर पीडियोफाइल है। वो टीचर वॉशरूम में जाता है। कैंट और बाइसन भी उसका पीछा करते हैं और दोनों मिलकर उसे सबक सिखाते हैं। इधर फेयरडुअल अभी भी स्टाइल का ही इंतजार कर रहा था क्योंकि सुबह से स्टाइल ने उसे एक बार भी परेशान नहीं किया। फिर वहाँ पर स्टाइल आ जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम मुझे मिस कर रहे थे, मुझे आंटी ने बताया तुम मेरे बारे में पूछ रहे थे, क्या तुम्हें मैं इतना याद आ रहा था। फेयरडुअल कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो खुश था कि तुम मुझे परेशान नहीं कर रहे हो। स्टाइल कहता है रहने भी दो, मुझे पता है जब भी मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ तो तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और वो उसे टच करने लगता है, सेड्यूस करने लगता है। फेयरडुअल उसे अपने टेबल पर बिठाता है, बड़े प्यार से लेटाता है और फिर उसकी शर्ट फाड़ देता है। स्टाइल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फेडरल कस्टमर को सर्व करने लगता है पर वो देखता है कस्टमर का ध्यान तो कहीं और था। कस्टमर देख रहे थे स्टाइल को जिसने शर्ट नहीं पहना था। फेडरल कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, शर्ट पहनो और यहाँ से चले जाओ। स्टाइल कहता है शर्ट कहाँ से पहनूं, तुमने मेरी शर्ट तो फाड़ दी। फेडरल उसे अपना एप्रन देता है और कहता है इसे पहनो और यहाँ से चले जाओ। स्टाइल कहता है ठीक है, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, पर तुम ऐसे ही मुझे यूज़ करके फेंक नहीं सकते। इधर आज बाइसन कैंट से काफ़ी ज़्यादा खुश था कि किस तरीके से कैंट ने अपने भाई के लिए उस टीचर से फाइट किया। वो उसे अपनी शॉप का पिन देता है और कहता है अब से हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। कैंट की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इधर हम देखते हैं आज फिर से फेयरडुअल और स्टाइल उसी स्पोर्ट क्लब में थे। स्टाइल सबको बताता है कि किस तरीके से एक लड़के ने उसे यूज़ किया और अब वो उससे दूर भाग रहा है। फेडरल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि स्टाइल इतना नाटक क्यों कर रहा है। वो स्टाइल को लेकर एक प्लेस पर चला जाता है, उसके बाद गायब हो जाता है। स्टाइल उसे ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो एक प्लेस पर आ जाता है। फेडरल वहाँ पर आता है और कहता है स्टाइल तुमने मुझे परेशान करके रखा है, तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता किस तरीके से मेरी आंखें तुम्हें ढूंढती हैं, किस तरीके से मैं तुम्हें मिस करता हूँ, किस तरीके से तुमने मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल बिगाड़ दिया है। स्टाइल उसे किस करता है और कहता है इट्स ओके, तुम प्यार कर सकते हो। उसके बाद फेडरल भी स्टाइल को किस करता है। दोनों किस करते हैं और यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। उसके बाद दोनों बाहर होते हैं। स्टाइल कहता है अब तो हमने 2 बार साथ में कर लिया है, तो अब हमारा रिश्ता क्या है। फेडरल कहता है बिना रिश्ते के भी हम वो सब कर सकते हैं। स्टाइल कहता है मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मुझे क्लैरिटी चाहिए, बोलो। फेडरल कहता है ठीक है, अब से हम बॉयफ्रेंड हैं। स्टाइल कहता है क्या,
सच में। और वो बड़े प्यार से फेडरल को किस करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अगले दिन वो कैन के पास जाता है और कहता है, दो मुझे चाबी, ये कार अब से मेरी। कैन कहता है, क्या सच में तुमने फेडरल को पटा लिया? स्टाइल कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें नहीं पता मैं क्या चीज़ हूँ। उसके बाद कैंट उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि फेडरल और बाइसन हिटमैन हैं। स्टाइल बहुत ज़्यादा डर जाता है और कैंट से कहता है, तुम कैसे दोस्त हो? तुमने मुझे एक हिटमैन के ऊपर हिट करने के लिए कहा। मैं अब और नहीं कर सकता। कैंट कहता है, एकदम से तुम उससे बात करना छोड़ दोगे तो वो तुम्हें जान से मार देगा, उसे शक हो जाएगा। तो अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। एक बार हमारा काम हो गया उसके बाद पुलिस इन दोनों को पकड़ लेगी और उसके बाद हम दोनों फ्री हो जाएंगे। इधर बाइसन और फेडरल रूरात के डेस्क के पास उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गए थे। बाइसन फेडरल से कहता है, मैं और कैन डेट करने लगे हैं। और तुम्हारा क्या तुम्हें स्टाइल पसंद है? फेडरल कहते हैं, चुप रहो और अपने काम पर ध्यान दो। बाइसन कहता है, क्या तुम उसके साथ सोए? समझ गया, तुम पक्का उसके साथ सोए हो। रूरात के डेस्क से उन दोनों को अपने पेरेंट्स की फ़ोटो मिलती है। वो दोनों समझ जाते हैं कि रूरात ही वो इंसान है जिसने उन दोनों के पेरेंट्स को मारा था। वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं जब वो छोटे छोटे थे और उनके पेरेंट्स को किसी ने गोली मार दी थी। स्टाइल जब जिम में होता है तो वहाँ पर फेडरल आ जाता है और स्टाइल से कहता है, अगर तुम्हें एक्सरसाइज ही करनी है तो चलो साथ में कुछ और करते हैं, उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। पर आज स्टाइल उसकी फ्लर्टिंग का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। वो तो उससे दूर दूर भाग रहा था। इधर आज टैटू शॉप में जेम्स नाम का एक लड़का आया था। वो शायद से कैन का एक्स था। उसके कान के पीछे के नाम का एक टैटू भी था। वो कैन से कह रहा होता है, मैं सोच रहा हूँ इस टैटू को मिटवाने का, यानी कि इसे ब्लैक करवाने का। कैन उसे ब्लैक करता उससे पहले ही वहाँ पर बाइसन आ जाता है। बाइसन को देखकर जेम्स कहता है, अभी मेरा मन नहीं है कैन, बाद में करते हैं। और वो वहाँ से चला जाता है। बाइसन ने जेम्स के कान के पीछे के और जे का टैटू देख लिया था। वो कहता है, ये कौन था? कैन कहता है, मेरा फ्रेंड जेम्स था। बाइसन कहता है, उसका नाम जेम्स है तो कान के पीछे के क्यों था? क्या वो के तुम्हारे लिए था? कैन कहता है, वो बस मैं उसके साथ एक बार सोया था और कुछ भी नहीं है। बाइसन कहता है, अगर यही बात है तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहीं और किसी और के कान के पीछे के देख लिया तो वो के किल में बदल जाएगा। ये लो, मैं तुम्हारे लिए बर्गर लेकर आया था, अब मैं चलता हूँ। कैन कहता है, इतना जल्दी? बाइसन कहता है, हाँ, तुमने सारा मूड जो खराब कर दिया। टाइसन और फेडरल मॉम को ये बात बताते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि उसके पेरेंट्स को किसने मारा था। मॉम कहती है, मुझे ये बात पहले से ही पता थी, तुम्हारे पेरेंट्स ने ज़मीन देने से मना कर दिया था, इसीलिए रूरात ने किसी को हायर किया उन्हें मारने के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे मारो, उसके बाद तुम अगर हमेशा के लिए ये काम छोड़ना भी चाहते हो तो मैं तुम्हें अलाउ करूँगी। हम फिर सुहाना में स्टाइल को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। फिर वहाँ पर फेडरल आ जाता है। स्टाइल उससे दूर दूर होने लगता है। फेडरल कहता है, क्या हुआ? पहले तो तुम हमेशा मुझे फॉलो करते थे, अब तुम मुझसे दूर दूर क्यों भाग रहे हो? स्टाइल कहता है, मुझे आदत नहीं है ना, पहले मैं तुम्हें फॉलो करता था और अब तुम, तो इसीलिए मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है। फेडरल कहता है, पर तुम्ही ने तो कहा था बॉयफ्रेंड बनने के लिए, और अगर अब तुम्हारा मन भर गया है तो तुम मुझे कह सकते हो, कोई बात नहीं, मैं मूव ऑन कर लूँगा, अभी मैं तुमसे इतना भी प्यार नहीं करता। और वो वहाँ से जाने लगता है। साल कहते, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, चलो तुम्हारे प्लेस पर चलते हैं। फेडरल कहते, नहीं, तुम्हारे गैराज चलते हैं। वो दोनों फिर स्टाइल के गैराज जाते हैं जहाँ पर स्टाइल बताता है कि उसके डैड अपने फ्रेंड्स के साथ फिशिंग ट्रिप पर गए हैं। फेडरल कहते हैं, सच में तुम बहुत अच्छे लड़के हो जो अपने डैड का इतने अच्छे से ध्यान रखता है। उसके बाद वो स्टाइल को किस करने लगता है। स्टाइल कहता है, क्या तुम गैरेज में ये सब करना चाहते हो? फेडरल कहता है, क्यों, क्या तुमने कभी इमेजिन नहीं किया? और फिर वह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इधर हम देखते हैं कैंट और बाइसन जब साथ में होते हैं तो वहाँ पर उन्हें परेशान करने के लिए फिर से जेम्स आ जाता है, जो बाइसन से कहता है, वैसे बर्गर बेचकर तुम कितना ही कमा लेते होगे? बाइसन कहते हैं, तुम्हें कैसे पता मैं बर्गर बेचता हूँ? जेम्स कहता है, उस दिन तुम टैटू शॉप में बर्गर लेकर आए थे तो मैंने वहीं से आइडिया लगा लिया। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। बाइसन कैंट से कहता है, मुझे लगता है ये मुझे अच्छे से जानता नहीं है, अगर जानता होता तो मुझसे इस तरीके से बात नहीं करता, पर कोई बात नहीं, मैं इससे अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दूंगा। कैन डर रहा होता है कि कहीं बाइसन जेम्स को जान से ही ना मार दे। बाइसन फिर चला जाता है जेम्स से मिलने के लिए। इधर कैन दोनों को कॉल करने का ट्राई कर रहा था पर दोनों में से कोई कॉल ही नहीं पिक कर रहा था। वो और ज़्यादा डरने लगता है कि कैन सच में कुछ तो करने वाला है। बाइसन जेम्स से पहले तो प्यार से बात करता है पर जेम्स ही बाइसन पर अटैक करने लगता है। फिर बाइसन भी खुद को नहीं रोकता और जेम्स को काफ़ी ज़्यादा मारता है। जेम्स सच सच बता देता है कि कैंट उसे डेट नहीं कर रहा था, कैंट कोई उसका एक्स नहीं है, वो बस एक बार उसके साथ सोया था। कैंट उसे अच्छे से ट्रीट करता था तो जेम्स को उससे प्यार हो गया। बाइसन जेम्स को कैंट और उससे दूर रहने के लिए कहता है।
इधर कैन काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। वो स्टाइल से बात करने के लिए आता है पर स्टाइल तो फेडुल के साथ बिजी था। कैन कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो। स्टाइल कहता है वो सब छोड़ो, तुम्हें क्या काम है। कैन कहता है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। स्टाइल बात करने के लिए बाहर आ जाता है। कैन तो उसे सब कुछ बता देता है। स्टाइल कहता है तुम्हें सच में बच के रहना चाहिए बाइसन से। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मुझे फाइडल का वाइल्ड रोमांटिक होना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कैन कहते हैं अभी ये टाइम नहीं है तुम्हारी वियर्ड सी फीलिंग सुनने का। मुझे लगता है हमें फेडरल को बता देना चाहिए और उसकी हेल्प लेनी चाहिए। कैन फिर फेडरल को सब कुछ बता देता है। फेडरल कहता है इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता और ये तो अच्छी बात है कि मेरे भाई को तुम्हारे असली रंग दिख रहे हैं। स्टाइल कहता है ऐसा मत बोलो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी फ्रेंड की हेल्प करनी ही पड़ेगी। फेडरल के पास कोई और चारा ही नहीं होता। वो बाइसन को कॉल करता है और पूछता है तुम कहाँ पर हो। बाइसन कहता है मैं अभी बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, और कॉल कट कर देता है। फेडरल कहता है उसने मुझे नहीं बताया वो कहाँ पर है, पर पीछे कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे। कैन कहता है थैंक यू सो मच, मैं समझ गया। वो वहाँ से चला जाता है। स्टाइल कहता है तुम भी अपने भाई की तरह तो नहीं हो। फेडरल कहता है जब तक तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो तब तक तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इधर हम कैन को देखते हैं। वो देखता है बाइसन और जेम्स वहाँ पर नहीं थे, पर वहाँ पर खून था। वो डर जाता है कि कहीं बाइसन ने जेम्स को जान से तो नहीं मार दिया। मॉर्निंग में फेडरल बाइसन से पूछता है कि तुमने जेम्स के साथ क्या किया। बाइसन कहता है ओह तो तुम्हें कैन ने सब कुछ बता दिया। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, मैंने बस उसे डरा कर भगाया है। वैसे भी ये मैंने सिर्फ जेलिसी में आकर नहीं किया, वो मुझे भी फॉलो कर रहा था इसीलिए किया। इधर कैंट और स्टाइल साथ में थे। कैन कहता है जेम्स मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जिंदा भी है या नहीं। स्टाइल कहता है तुम्हें बाइसन से बचकर रहना चाहिए। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे सच में फेडरल से प्यार हो गया है। कैन कहता है ये प्यार का टाइम नहीं है, बस जल्दी जल्दी पुलिस उन्हें पकड़ ले और उसके बाद हम दोनों अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। बस आज किसी भी तरीके से तुम्हें फेडरल को अपने प्लेस पर बुलाना है और उसे डबल डेट के लिए मनाना है। अब स्टाइल कहे और फेडरल ना माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो चारों साथ में होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। फेडरल और स्टाइल को इतना खुश देखकर बाइसन कहता है मुझे सच में अच्छा लग रहा है कि तुमने स्टाइल से पूछा फेडरल को पटाने के लिए। वैसे मुझे डर है कि स्टाइल फेडरल को छोड़ ना दे। कैन कहते तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, स्टाइल ने मुझे बताया कि वो सच में फेडरल को लाइक करने लगा है। वो चारों फिर साथ में गाना गाने लगते हैं और डांस करने लगते हैं, लेकिन बीच में कैन को बेब की कॉल आ जाती है जिसे फिर से स्टूडेंट बुली कर रहे थे। कैन कहते हैं मुझे जाना पड़ेगा, बेब को स्टूडेंट फिर से बुली कर रहे हैं। स्टाइल कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चलूं। बाइसन भी कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। कैन कहते हैं नहीं नहीं, थोड़ा सा ही काम है, मैं आ जाऊंगा, तुम लोग इंजॉय करो। और वो वहाँ से चला जाता है। फेडरल बाइसन से कहता है आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। पर फेडरल के क्या पता कि कैन ने झूठ बोला, उसका भाई बिल्कुल सेफ है। कैन तो बहाने से बस फेडरल के घर जाना चाहता था। वो सीक्रेट रूम में आ जाता है और वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन पता लगा लेता है और उन सब की फ़ोटो क्लिक करता है। बाइसन से बहुत इंतज़ार नहीं होता। वो कहता है मैं उसके घर जाकर देखता हूँ कि वो ठीक है या नहीं, बेब ठीक है या नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। स्टाइल कैन को मैसेज करके बता देता है कि बाइसन तुम्हारे घर के लिए निकला है। कैन फटाफट से अपने घर चला जाता है बेब को लेकर। बाइसन कहता है बेब तुम ठीक तो हो। बेब कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद बेब अपने रूम में चला जाता है। बाइसन कैन से रिक्वेस्ट करता है कि आज रात क्या वो उसके रूम में रह सकता है। कैन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। कैन और बाइसन रूम में होते हैं। बाइसन देखता है कैन के पैर पे एक टैटू था। कैन कहता है ये मेरा फर्स्ट टैटू था, मुझे ये थोड़ा अगली लगता है तो शायद मैं इसके ऊपर कुछ और बनवा लूँ। बाइसन कहता है नहीं मुझे तो ये ब्यूटीफुल लग रहा है, और वो उसके टैटू को किस करने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे उसे किस करने लगता है। इधर हम देखते हैं स्टाइल को जिसने फेडरल को अपने प्लेस पर सोने के लिए मना लिया था। वो अपनी शर्ट निकालता है और फिर बड़े ही प्यार से फेडरल के पास जाता है और कहता है तुम्हें पता है कभी कभी मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा डर लगता है और कभी कभी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है। फेडरल कहता है कोई भी किसी के ऊपर भी 100% ट्रस्ट नहीं कर सकता और तुम्हें तब तक मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुमने कुछ गलत नहीं किया है। उसके बाद दोनों के बीच में रोमांटिक सीन होता है, यानी कि दोनों इंटीमेट होते हैं। मॉर्निंग में हम देखते हैं फेडरल स्टाइल को उठा रहा होता है। स्टाइल कहता है पापा मुझे थोड़ी देर और सोने दो। फेडरल कहता है क्या कहा। स्टाइल की फिर आंख खुल जाती है। फेडरल कहता है मैंने तो तुम्हें रात में ही कहा था अलार्म लगाने के लिए। स्टाइल कहता है मैंने भी तो कहा था कंट्रोल करने के लिए, तुमने किया। अब मेरी बॉडी पूरी तरीके से दर्द कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि आज मैं काम कर पाऊंगा। फेडरल से कहता है तो फिर हमें फिर से करना चाहिए। तुम्हें पता है एक ही एक्सरसाइज बार बार करने से दर्द नहीं होता।
मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद बाइसन वहाँ से चला जाता है। बेब कैन से पूछता है कि रात तुमने झूठ क्यों बोला था। कैन कहता है कुछ बातें ना पता हों तो ही सही रहता है। बेब उसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता। सारी इन्फॉर्मेशन लेकर कैन कैप्टन को दे देता है। उसे लगता है कि अब उसका काम ख़त्म हो गया है। कैप्टन कहता है नहीं नहीं, अभी तो तुम्हें पता लगाना है कि इनका बॉस कौन है, कौन इन्हें ऑर्डर देता है। बाइसन अपने सीक्रेट रूम में जाता है। वो कैमरा चेक कर रहा होता है हमेशा की तरह। उसे कैमरा में कैन दिखाई देने वाला था, लेकिन तभी उसे कैन का मैसेज आ जाता है जो उसे कह रहा था कि चलो रात में कहीं घूमने के लिए चलते हैं। बाइसन हाँ कह देता है और वो लैपटॉप बंद कर देता है। उसे दिखाई ही नहीं देता कि कैंट उनके रूम में आया था। फेड्यूल और बाइसन अपने रेस्टोरेंट की सफाई कर रहे होते हैं, जहाँ पर बाइसन कहता है तो मुझे बताओ तुम्हें स्टाइल के बारे में क्या चीज़ पसंद है। फेड्यूल कहता है अपने काम से काम रखो ना। बाइसन कहता है कम ऑन बताओ, तुम्हें कुछ तो पसंद होगा उसके बारे में। फेड्यूल कहता है मुझे उसकी पर्सनालिटी पसंद है और उसके लिप्स। बाइसन कहता है हाँ हाँ, तुम्हें किस करने में मज़ा आता होगा। वैसे अगर मुझसे पूछो तो मुझे कैन की आइज़ बहुत पसंद है। तुम्हें पता है जब हम वो सब करते हैं। फेड्यूल कहता है चुप रहो, मुझे नहीं जानना है कि तुम दोनों बेड पर क्या करते हो। मुझे बस इतना पता है कि ये लास्ट मिशन पूरा होने के बाद हम मॉम से कहेंगे कि वो हमें इस काम से आज़ादी दे दें। उसके बाद हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इधर कैंट और स्टाइल साथ में बैठे हुए थे। स्टाइल सोच रहा होता है कि जल्दी ही वो पकड़े जाएंगे तो वो क्या करेंगे। कैंट कहता है आज आखिरी रात है हमारी उनके साथ, उसके बाद तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। तो चलो आज रात को हम अच्छे से उनके साथ स्पेंड करते हैं। कैन बाइसन को उसी प्लेस पर लेकर आता है जहाँ पर वो पहली बार मिले थे। वो प्लेस बंद था, पर कैन चुपके चुपके अंदर चला जाता है। बाइसन कहता है अगर हम पकड़े गए तो। कैन कहता है नहीं पकड़े जाएंगे, मैंने कैमरा पहले से ही बंद कर दिए हैं। इधर स्टाइल और फेड्यूल हैवी मेटल बैंड में आए थे। आज उनका लास्ट परफॉर्मेंस था। स्टाइल कहता है फेड्यूल मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, मुझे ये बैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सभी उसे घूरने लगते हैं। फेड्यूल कहते इतना ज़ोर से क्यों बोल रहे हो, मुझे पता है तुम्हें ये पसंद नहीं है। तुम बस मेरे लिए यहाँ पर आते थे, पर तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। तो उसके बाद वो दोनों मेकअप करते हैं और साथ में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इधर कैंट और बाइसन भी इंजॉय कर रहे थे। कैंट ने उसके रूम में नॉर्थ ईस्ट लाइट देखी थी तो वो उसका भी इंतज़ाम कर देता है और कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तुम फ्री होगे तो हम साथ में नॉर्थ ईस्ट लाइट देखने के लिए जाएंगे। बाइसन कहता है हाँ, और प्लेलिस्ट मैं चूज़ करूँगा। कैंट कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारी प्लेलिस्ट का। दोनों कपल बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। फिर बारी आती है फेड्यूल और बाइसन का अपने लास्ट मिशन को पूरा करने की। वो दोनों बियर कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और रूरात को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। बाइसन ने बियर के कपड़े पहने थे। वो देखता है उस पार्टी में बेब भी था। वो टेंशन में आ जाता है कि बेब यहाँ पर क्या कर रहा है। फेड्यूल जब रूरात को शूट करने वाला था तो वो देखता है बेब भी रूरात के पास ही खड़ा है। बाइसन बेब को बचाने लगता है, लेकिन इससे फेड्यूल का निशाना चूक जाता है और सभी सतर्क हो जाते हैं। वहाँ पर पुलिस पहले से ही थी तो वो उन्हें पकड़ने लगती है, पर किसी तरीके से वो बच के वहाँ से निकल जाते हैं। फेड्यूल बाइसन से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। बाइसन कहता है क्योंकि वहाँ पर बेब भी था, मुझे डर था कि कहीं तुम उसे शूट ना कर दो। फेड्यूल कहता है मैं पागल हूँ, इतने टाइम से मैं ये काम कर रहा हूँ, तुम्हें लगता है मैं किसी गलत इंसान को शूट करूँगा। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम सच में इडियट हो। इधर बेब स्टाइल और कैन से कह रहा था कि आज एक बियर ने मेरी जान बचा ली। कैन बेब को वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर स्टाइल से कहता है पक्का बाइसन ने इसकी जान बचाई होगी। स्टाइल कहते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, फेडुल उसे मारता। यानी कि स्टाइल अपने बॉयफ्रेंड को प्रोटेक्ट कर रहा है कि फेडुल बेब को थोड़ी मारता, वो रात को मारने वाला था। बाइसन और फेडुल जाते हैं मॉम के पास। मॉम कहते हैं ये सब तो ठीक है, पर पुलिस वहाँ पर पहले से ही कैसे आई, तुम्हारा प्लान लीक हुआ है, पता करो कहाँ गड़बड़ हुई है। फेड्यूल और बाइसन साथ में बैठे होते हैं और वो सोचने लगते हैं कस्टमर के अलावा तो वो बस कैंट और स्टाइल के साथ ही रहते हैं, तो पक्का उनमें से किसी ने ये काम किया है। वो अपना फ़ोन भी पिक नहीं कर रहे थे और मिलने के लिए भी नहीं आ रहे थे। तो कैंट और स्टाइल उनके रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर रेस्टोरेंट बंद था। वहाँ पर ना तो बाइसन था और ना ही फेड्यूल, बस वहाँ पर बाइसन की कैट थी। उसके बाद हम देखते हैं स्टाइल रेस्टोरेंट में फिर से फेड्यूल से मिलने के लिए आता है। इस बार रेस्टोरेंट ओपन था और उसके अंदर फेड्यूल भी था। फेड्यूल कहते हैं मैं तो तुमसे मिलने के लिए आने ही वाला था, पर तुम पहले ही आ गए। स्टाइल कहते तुम मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे थे और इतने दिन से तुम कहाँ पर थे। फेड्यूल कहते मुझे काम था, मेरा फ़ोन टूट गया था, इसीलिए नंबर भी चेंज करना पड़ा। स्टाइल फेड्यूल की हेल्प करवाने लगता है। इधर हम देखते हैं कैन जो अकेले बैठा था, उसके पास बाइसन आता है। कैन कहता है इतने टाइम से तुम मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहे थे, तुम कहाँ चले गए थे। बाइसन कहता है मुझे काम था और सॉरी मैं तुम्हारी कॉल भी पिक नहीं कर पाया। कैन को किसी की कॉल आने लगती है पर वो कॉल पिक नहीं कर रहा होता। बाइसन कहता है क्या हुआ।
कैन कहता है एक टैटू बनवाने वाला है। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या टैटू बनवाना है। सच में बहुत अनोइंग है, इसलिए मैं उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा हूँ। बाइसन कहता है अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ रेस्टोरेंट में फेडरल की हेल्प करवाने के लिए। और वो वहाँ से चला जाता है। कैन बाहर जाकर कैप्टन से मिलने लगता है, पर बाइसन कहीं गया नहीं था। वो तो कैन के ऊपर नज़र रख रहा था। और वो कैन को कैप्टन से मिलता हुआ देख लेता है और समझ जाता है कि ये सब कैन ने किया है। बाइसन फेडरल को कॉल करता है। फेडरल बात करने के लिए बाहर आ जाता है। बाइसन बता देता है कि कैन और स्टाइल ही पुलिस के लिए काम कर रहे हैं और इन्होंने ही हमारा प्लान फेल किया है। फेडरल का तो दिल ही टूट जाता है। वो स्टाइल की तरफ देखता है। बाइसन से बात करने के बाद वो स्टाइल के पास जाता है और रोमांटिक होने लगता है। वो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे अब स्टाइल की हकीकत पता नहीं है। इधर हम कैन को देखते हैं जो परेशान था। एक तरफ वो बाइसन के लिए परेशान था और दूसरी तरफ बेब के लिए। अगर वो बाइसन को ना पकड़वाए तो वो खुद जेल में चला जाएगा और फिर उसके भाई का क्या होगा। परेशान कैंट अपने घर आता है जहाँ पर बाइसन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो बेब के साथ बैठकर उसकी बुक्स के ऊपर बातें कर रहा था। बेब वहाँ से चला जाता है। कैंट कहता है तुम आने वाले थे तो तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था, मैं जल्दी आ जाता। बाइसन कहता है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, कभी भी आ सकता हूँ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। और वो ज़्यादा ही क्लिंगी होने लगता है। कैंट कहता है क्या बात है, तुम इतने क्लिंगी क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, सीधे सीधे बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बाइसन कहता है कल मेरा बर्थडे है। कैन कहता है ये तो अच्छी बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट रेडी कर लेता। बाइसन कहता है मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए कि तुम कल पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करो। कैन मान जाता है। इधर हम देखते हैं फेड्यूल को जो स्टाइल के पास जाता है। स्टाइल कार को ठीक कर रहा था। वो उसे कार के नीचे से निकालता है और उसे किस करने लगता है। स्टाइल उसे कहता है तुम मुझे किस क्यों कर रहे हो। फेड्यूल कहता है इसे किस नहीं कहते और वो उसे रियल किस करने लगता है। तभी वहाँ पर स्टाइल के डैड आ जाते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कर रहे थे। स्टाइल कहता है फेड्यूल मेरे फेस से कुछ साफ कर रहा था। डैड कहते हैं हाँ हाँ ठीक है फेड्यूल मेरी हेल्प करवाओ। स्टाइल कहते हैं डैड मैं कर देता हूँ। डैड कहते नहीं मुझे फेड्यूल की ही हेल्प चाहिए। फेड्यूल और डैड साथ में होते हैं। डैड कहते तुम मेरे बेटे के लिए सीरियस तो हो ना, प्लीज़ उसे हर्ट मत करना। वो जब भी किसी से प्यार करता है तो पूरे दिल से करता है, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे हर्ट करो। फेड्यूल कहते थे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके बेटे को हर्ट नहीं करूँगा। फेडरल आज स्टाइल के रूम में ही सोने वाला था। उसने स्टाइल की टी शर्ट पहनी थी। वो उसे स्मेल करने लगता है और कहता है सच में इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। और वो उसे भी स्मेल करने लगता है। स्टाइल कहता है तुम पागल हो गई हो, मुझ में से गैसोलीन की स्मेल आ रही है, तुम्हें ये पसंद भी कैसे हो सकती है, तुम आज बहुत ज़्यादा वियर्ड एक्ट कर रहे हो। फेडरल कहता है ये सब तुम्हारी वजह से, तुमने ही मेरी ये साइड निकाली है। स्टाइल कहता है ठीक है मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। फेडरल कहते हैं रुको, कल मेरे भाई का बर्थडे है तो क्यों ना हम चारों साथ में सेलिब्रेट करें। स्टाइल कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे भाई को क्या पसंद है, मैं उसके लिए गिफ्ट ले लूँगा। फेडरल कहते हैं नहीं तुम्हें उसके लिए गिफ्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ तुम मेरे लिए ले सकते हो। स्टाइल कहते हैं अच्छा तुम्हारा बर्थडे कब आता है। फेडरल कहते हैं क्रिसमस को। स्टाइल कहते हैं अरे वाह, तो मैं सेंटा क्लॉज बनकर आऊँगा और प्रेजेंट के तौर पर तुम्हें बहुत सारी किसीज दूंगा। इधर हम कैंट और बाइसन को देखते हैं जहाँ पर बाइसन सो गया था और कैंट टेंशन के मारे स्मोक करने लगता है। बाइसन की आंख खुलती है। वो कहता है तुम सिगरेट पीते हो, मुझे पता नहीं था। कैंट कहता है कभी कभी। उसके बाद वो उसे कैंडल देता है और कहता है हैप्पी बर्थडे, इसे ब्लो करो और विश मांगो। बाइसन कहता है मेरा बर्थडे तो कल है। कैंट कहता है देखो 12 बज गए हैं, तुम्हारा बर्थडे शुरू हो गया है। बाइसन कहता है पर मुझे कुछ विश नहीं करना, मेरे पास पहले ही दुनिया का सबसे ज़्यादा अच्छा बॉयफ्रेंड है। कैन मन ही मन में गिल्टी फील कर रहा होता है कि बाइसन तो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है, पर वो पुलिस से उसे पकड़वाने वाला है। अगले दिन वो चारों साथ में खेल रहे होते हैं जहाँ पर कैंट और बाइसन की टीम होती है, स्टाइल और फेडरल की टीम होती है। बाइसन जब कैन को देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपनी नकली गन रख के असली गन उठाता है और कैन को शूट करने लगता है। फेडरल उसे रोकता है और कहता है हमने जो प्लान किया है उसे बिगाड़ो मत। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने क्या प्लान किया था। बाइसन फेडरल से कहता है मैंने ही स्टाइल से कहा था कि वो तुम्हें पटाए ताकि तुम मेरे और कैन के बीच से हट जाओ। फेडरल उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने अपने भाई के साथ ऐसा कैसे किया। बाइसन कहता है मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया, मैं भी चाहता था कि तुम किसी के साथ टाइम स्पेंड करो, तुम भी अपनी लाइफ जियो। फेडरल कहता है ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे अपने तरीके से जीऊँगा, तुम डिसाइड नहीं करोगे मेरे लिए। चलो ये सब हम बाद में देखेंगे, अभी हमें उन दोनों से निपटना है। बाइसन कहते तुम चाहते हो मैं उन्हें मार दूँ, मैं उन्हें मार सकता हूँ। फेडरल कहता नहीं, हम उन्हें ऐसे आसानी से नहीं मारेंगे, जैसा उन्होंने हमारे साथ किया हम भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। पहले हम उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और उसके बाद मार देंगे, उन्हें भी तो वही फील हो जो हमें हो रहा है। बाइसन कहते ठीक है मुझे मार दो, मैं थक गया हूँ इस गेम से।
फेडरल उसे शूट कर देता है। स्टाइल कैंट को शूट कर देता है, यानी कि स्टाइल और फेडरल जीत जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइसन को, जो कि अपने सीक्रेट रूम में होता है। वो देखता है कि इस तरीके से कैंट उनके सीक्रेट रूम में आया और उसने सब कुछ पता लगा लिया और कैप्टन को बता दिया। बाइसन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसने तो कैंट से प्यार किया था, उसने अपना दिल कैंट को दिया, पर कैंट ने बदले में क्या किया। वो प्लान करने लगता है कि किस तरीके से वो कैंट को मारेगा, चाकू से गला दबा के। तभी लाइट बंद हो जाती है। बाइसन डर जाता है, लेकिन ये तो फेड्यूल था जो बाइसन के लिए केक लेकर आया था। वो बाइसन को विश करता है। बाइसन कहते हैं अब तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। फेडरल कहते हैं गुस्सा तो मैं अभी भी हूँ, पर अभी भी तुम मेरे भाई ही हो, तो वो अपने भाई के इतने बड़े दिन को सेलिब्रेट कैसे ना करे। बाइसन कहते हैं ऐसा मत करो, वरना मुझे और ज़्यादा गिल्टी होगा जो कुछ भी मैंने किया है उसके लिए। इधर कैंट और स्टाइल सोच रहे थे कि ये दोनों भाइयों को हुआ क्या है, ये इतना ज़्यादा प्यार क्यों करने लगे अचानक से। स्टाइल कहते हैं मुझे लगता है ये प्यार की ताकत है। हमें देखो, हमें क्या कमी है, शायद हमने उन्हें बदल दिया है। ये प्यार की ताकत है और कुछ भी नहीं। बाइसन और फेड्यूल कैंट और स्टाइल से मिलने के लिए जाने लगते हैं, पर बाहर ही वो देखते हैं एक लड़की से उसका एक्स लड़ रहा था। वो कहता है मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर सकता। वो लड़का उस लड़की को हट करने ही वाला था, लेकिन फेड्यूल और बाइसन उसे वहाँ से भगा देते हैं। वो लड़की भी बच जाती है। फेडरल, बाइसन, कैंट और स्टाइल साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कैंट और बाइसन अलग थे। कैंट बाइसन से कहता है मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। वो उसके लिए एक नेकलेस लेकर आया था। वो अपने हाथों से पहनाता है और कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इधर स्टाइल उन दोनों को देखकर कह रहा था मैं इतना रोमांटिक नहीं हो सकता, और फिर वो मजाक मजाक में फेडरल को अपनी रिंग देने लगता है और कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। फेडरल कहता है ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। स्टाइल कहता है सॉरी सॉरी, अच्छा ठीक है, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आता हूँ। और वो वॉशरूम के लिए जाने लगता है। फेडरल देखता है स्टाइल के पीछे पीछे कोई और भी गया है, तो वो भी वॉशरूम में जाने लगता है। इधर हम देखते हैं कैंट और बाइसन के पास एक लेडी आती है और कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, क्या आप मेरे लड़के का ध्यान रखेंगे। कैंट कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। वो लेडी वहाँ से चली जाती है। बाइसन कैंट से कहता है ठीक है, तुम इसका ध्यान रखो, मैं अपने टेबल पर बैठा हूँ। और वो टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर स्टाइल के पीछे पीछे वॉशरूम में कीन गया था। कीन बातें करने लगता है स्टाइल से कि यहाँ का म्यूज़िक कितना अच्छा है। स्टाइल कहता है हाँ हाँ, यहाँ का म्यूज़िक काफ़ी अच्छा है, दूसरे प्लेसेस पर ऐसा म्यूज़िक नहीं होता। कीन फिर टॉयलेट के अंदर चला जाता है। फेडरल वहाँ पर आता है और स्टाइल से पूछता है तुम किससे बातें कर रहे थे। स्टाइल कहता है एक लड़के से। फेडरल ढूंढने लगता है उस लड़के को। स्टाइल उसे रोकता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हें जेलसी हो रही है। मुझे पता है मैं क्यूट हूँ और हर कोई मुझसे बात करना चाहता है, पर मेरी बात सुनो, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो। क्या तुम यहाँ पर वो सब करना चाहते हो। फेडरल कहते नहीं, मुझे नहीं करना, और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कीन ने उन दोनों की बातें सुन ली थी और अब वो पूरी तरीके से श्योर हो गया था कि फेडरल डेट कर रहा है, फेडरल का बॉयफ्रेंड है। किन बाहर आता है। वो शूट करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वही लड़का जिसे फेडरल और बाइसन ने बाहर भगाया था वो शूट कर देता है और सभी को डरा देता है। सभी छिप जाते हैं। वो कहता है अपनी एक्स से कहाँ हो तुम, बाहर आओ, वरना मैं यहाँ पर सभी को मार दूंगा। वो लड़की बाहर आती है और कहती है तुम सबको हर्ट क्यों कर रहे हो, मैंने कहा तो है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज़ किसी को भी हर्ट मत करो। वो लड़का कहता है क्यों, तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती। मुझे बताओ, क्या तुमने कोई नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। इसका जो भी नया बॉयफ्रेंड है वो बाहर निकलो, वरना मैं यहाँ पर सबको मार दूंगा। फेडरल प्लान बनाता है। वो उठता है और कहता है मैं हूँ ये इनका नया बॉयफ्रेंड। ये सुनते ही स्टाइल को तो जेलसी हो जाती है और वह कहता है नहीं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। कैन स्टाइल को कहता है चुप रहो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। फेड्यूल और बाइसन उस लड़के को संभालने लगते हैं और सभी को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। सभी वहाँ से चले जाते हैं, पर फेड्यूल के हाथ में चोट लग जाती है। इधर वो लड़का बाइसन को चाकू मार देता है, जिसकी वजह से बाइसन को खून निकलने लगता है। स्टाइल एम्बुलेंस को कॉल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं। फेड्यूल स्टाइल से पूछ रहा होता है बाइसन कहाँ पर है। स्टाइल कहता है वो कैन के साथ है। फेड्यूल कहता है मुझे उसके पास जाना है, मैं जा रहा हूँ। स्टाइल कहता है नहीं नहीं रुको, और वो उसे व्हीलचेयर पर बिठाता है और कहता है मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। फेड्यूल और स्टाइल कैंट और बाइसन के पास पहुँच जाते हैं। फेड्यूल कहता है बाइसन अब कैसा है। कैंट कहता है वो अभी सो रहा है, मैं उसका ध्यान रखूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फेड्यूल कहता है नहीं, मैं आज रात इसके पास रहूँगा। स्टाइल कहते तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे हाथ में चोट है, तुम उसकी हेल्प भी नहीं कर पाओगे, तो क्या फ़ायदा यहाँ रहने का। कैंट कह तो रहा है वो उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसका अच्छे से ध्यान रखेगा, हम सुबह आएंगे बाइसन को देखने के लिए। कैंट कहते हैं हाँ मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूँगा, और जब इसे होश आ जाएगा तो मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूँगा।
फेडरल कहते हैं मैं जा रहा हूँ, पर मेरे जाते अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। स्टाइल कहता है रुको, तुम ऐसे कैसे जा रहे हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फेडरल कहते तुम अपने गैराज चले जाओ। स्टाइल कहता है तुम एकदम से मुझे भगा क्यों रहे हो, पहले तो तुम मेरे साथ इतना लवी डवी हो रहे थे। फेडरल कहता है जब मेरे भाई को होश आ जाएगा तो मैं तुमसे और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड कैंड से दोनों से साथ में निपटूंगा। फिर जो भी ये नाटक चल रहा था वो और नहीं करना पड़ेगा। फैड्यूल वहाँ से चला जाता है, लेकिन स्टाइल टेंशन में आ गया था। इधर हम कैंट को देखते हैं, जो बाइसन के लिए सच में बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था। वो बाइसन का हाथ पकड़कर कहता है जब तुम्हें होश आ जाएगा तो मैं तुम्हें सच सच सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद जो तुम देखोगे वो रियल कैंट होगा। अभी तो हमें साथ में नॉर्थ ईस्ट लाइट देखने के लिए भी जाना है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारी प्लेलिस्ट का। उसे कैप्टन की कॉल आने लगती है, वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। हम देखते हैं बाइसन सोने की एक्टिंग कर रहा था, उसने सारी बातें सुन ली थी। कैंट से कैप्टन कहता है अब तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं रहा है, मैं खुद आ रहा हूँ बाइसन को अरेस्ट करने के लिए। कैंट कहते नहीं नहीं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा। कैप्टन कहते नहीं, अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर अभी भी तुम्हें अपने छोटे भाई की फिक्र है तो चुपचाप उसके पास चले जाओ। कैंट बाइसन के पास जाने लगता है ताकि कैप्टन के आने से पहले वो बाइसन को बचा सके। पर वो क्या बाइसन को बचाता, बाइसन उसे ही बेहोश करके किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। मॉर्निंग में स्टाइल आता है बाइसन और कैंट से मिलने के लिए, वहाँ पर वो पुलिस को भी देखता है। वो नर्स से पूछता है क्या हुआ। नर्स कहती है एक पेशेंट किसी को लेकर भाग गया। स्टाइल डरने लगता है। वो वॉशरूम में जाता है कैन को कॉल करने के लिए, पर कैन तो कॉल ही पिक नहीं कर रहा था। पीछे से फेडुल आ जाता है, उसे बेहोश करके वो भी किडनैप करके ले जाता है। स्टाइल की आंख खुलती है, वो सिर्फ अपने अंडरवियर में बंधा हुआ था। वो हेल्प हेल्प के लिए चिल्लाता है। फेडुल कहता है चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी तुम्हें सुन नहीं सकता। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मेरे भाई को लेकर कहाँ गया है। स्टाइल कहता है मुझे नहीं पता, और नर्स से मैंने पता किया, उसने कहा कि तुम्हारा भाई कैन को लेकर भागा है। फेडरल कहता है झूठ मत बोलो। स्टाइल कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा। फेडरल कहता है मुझे तुम्हारी कोई भी बात पर भरोसा नहीं है। स्टाइल कहता है सच में मुझ पर भरोसा करो, पहले मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था, पर जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया। फेडरल कहता है चुप रहो। फेडरल ड्राइव नहीं कर सकता था क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी, तो वो स्टाइल को ही रख लेता है अपना ड्राइवर बनाकर। इधर हम कैन को देखते हैं, उसकी आंख खुलती है तो वो ओशन के बीच में था। बाइसन बंदूक लेकर उसके पास खड़ा था। कैन कहता है बाइसन। बाइसन कहता है ओह, तो तुम्हें मेरा नाम याद है ट्रेटर। कैन कहता है प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। बाइसन कहता है नहीं, तुम्हें कोई भी मौका नहीं मिलेगा। वो अपने गले से उसका दिया हुआ नेकलेस निकालता है और कहता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुमने मुझे ये दिया था ना। वो ओशन में उस नेकलेस को फेंक देता है और कहता है जाओ, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इस नेकलेस को वापस मेरे पास लेकर आओ। कैन, जिसे ओशन से डर लगता है, उसे तो अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं जब वो एक बार डूब के मरने ही वाला था। बाइसन उसे कहते हैं अब जा रहे हो या नहीं। कैंट ओशन में छलांग लगा देता है। इधर हम देखते हैं फेड्यूल स्टाइल को एक मोटल पर लेकर आया था। स्टाइल कहता है क्या बात है, तुम थक गए हो, तुम मोटल में रहना चाहते हो, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। फेड्यूल कहते हैं बकवास बंद करो, मैंने बाइसन को यहीं पर आने के लिए कहा था। फेड्यूल वहाँ की लेडी से पूछता है क्या आपने बाइसन को देखा। वो लेडी कहती है वैसे तो बाइसन आता रहता है, पर कुछ दिनों से मैंने उसे देखा नहीं, पर क्यों, क्या हुआ। स्टाइल कहता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गया है। वो लेडी कहती है ओह कोई बात नहीं, वो बड़ा हो चुका है, उसे अपनी लाइफ जीने दो, जब वो दोनों एक दूसरे से हार जाएंगे थक जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। वैसे तुम दोनों का क्या तुम दोनों को यहाँ पर नाइट स्पेंड करनी है। स्टाइल कहता है हाँ। फेड्यूल कहता है नहीं। स्टाइल कहता है मेरी बाजुएं थक गई हैं ड्राइव करते करते, अब मुझे रेस्ट चाहिए। लेडी कहती है मान जाओ, देखो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है। फेड्यूल मान जाता है। वो लेडी उन्हें गिफ्ट भी देती है, जो कि थे कुछ कॉन्डम और बाकी की स्टफ। फेड्यूल कहता है हमें बेड की जगह कार ही मिल रही है, दूसरी कार से तुमने हमें यहाँ शिफ्ट कर दिया। वो लेडी कहती है कोई और रूम खाली ही नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो लेडी वहाँ से चली जाती है। स्टाइल अपनी शर्ट निकालता है और कहता है एक मैकेनिक के साथ कार में करने में मज़ा आएगा ना, चलो करते हैं, और इस गिफ्ट का भी यूज़ हो जाएगा। फेडरल बड़े ही रोमांटिक वे से स्टाइल का हाथ पकड़ता है और फिर उसे हैंडकफ लगा देता है। स्टाइल कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं कौन सा भागने वाला हूँ। फेडरल कहता है मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो दोनों लेट जाते हैं। स्टाइल थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो कहता है जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे डैड से कह देना, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उनके पास जो भी सेविंग होगी वो उन्हें ट्रैवलिंग और फिशिंग पर स्पेंड कर दें। उनसे कहना कि मैं मरने के बाद मॉम से मिलूँगा और मॉम का अच्छे से ध्यान रखूँगा,
और वो रोने लगता है। फैडुल कहता है क्या तुम रो रहे हो? स्टाइल कहता है मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, पर मरने से तो मुझे भी डर लगता है। फैडुल कहता है चुप रहो, मुझे तुम्हारे आंसू की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। स्टाइल अपना फेस टर्न कर लेता है और बिना आवाज़ के रोने लगता है। लेकिन फैडुल को पता चल रहा था कि स्टाइल रो रहा है। उसका बड़ा मन कर रहा होता है कि वो स्टाइल को कंसोल करे, उसे चुप करवाए, पर वो ऐसे शो थोड़ी कर सकता है कि उसे स्टाइल की अभी भी फिक्र है। इसीलिए वो खुद को कंट्रोल करता है। इधर कैन की आंख खुलती है। वो किसी अजीब से घर में था। वो घर के बाहर आता है जहाँ पर बाइसन उसके ऊपर गन रखता है। कैन कहता है मेरी पूरी बात तो सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने का चांस तो दो। बाइसन कहता है तुम्हें बहुत सारे चांस मिले थे, पर तुमने कुछ नहीं किया। मॉर्निंग में हम देखते हैं बाइसन कैन से कहते हैं जाओ मछली पकड़ कर लाओ। कैन कहता है क्या हम कुछ और नहीं खा सकते? तुम्हें पता है मुझे पानी से डर लगता है। बाइसन कहता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ मछली लेकर आओ वरना तुम भूखे ही रह जाओगे। कैन कहता है क्या उससे पहले मैं बेब को कॉल करके बता दूं कि मैं यहाँ पर हूँ, उससे मेरी चिंता होगी। बाइसन कहता है अच्छा, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है तो मुझसे पंगा लेने से पहले तुमने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? कैन कहता है प्लीज़ उसे हर्ट मत करना, उसे बचाने के लिए तो मैंने ये सब किया। कैप्टन ने कहा था कि अगर मैं उनकी हेल्प नहीं करूंगा तो वो मेरे सारे केसेस को रीओपन कर देंगे, फिर मैं जेल में चला जाता, बेब का क्या होता। यही सोचकर तो मैंने उसकी हेल्प की। बाइसन कहते भूल जाओ, अब तुम्हें बेब की शक्ल भी नसीब नहीं होगी, पर हाँ हो सकता है तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे एशेस में तुम्हारे भाई तक पहुंचा दूं। अब जाओ मछली पकड़ कर लाओ। कैन मछली पकड़ने के लिए चला जाता है, पर वो बस 2 ही मछलियां पकड़ कर लाता है। बाइसन उसे माचिस देता है जो पूरी तरीके से गीली थी और उसमें बस एक ही स्टिक थी। कैन कहता है ये काफ़ी नहीं है। बाइसन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे भी इसे पकाओ। कैन फिर लकड़ी को घिसकर आग निकालने लगता है, पर ऐसा करते हुए उसके हाथ में चोट लग जाती है। बाइसन उसे लाइटर निकाल के दे देता है और फिर बैंडेज भी देता है। कैन कहता है सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मेरी फ़िक्र है? बाइसन कहता है मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, मुझे भूखा नहीं मरना और मुझे नहीं चाहिए कि तुम्हारा खून मेरे खाने के अंदर आए। बाइसन को अभी भी दर्द हो रहा था, जो चीज़ कैन भी देख रहा था। बाइसन रेस्ट करने के लिए अंदर चला जाता है। कैन के पास एक आदमी आता है 2 टिफिन लेकर और वो कहता है यंग मास्टर कहाँ पर है? कैन कहता है यंग मास्टर? वो आदमी कहता है बाइसन। कैन कहता है वो रेस्ट करने के लिए गया है। वो आदमी उसे ही टिफिन दे देता है और कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। कैन कहता है रुको, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ ये आपके यंग मास्टर बाइसन के बारे में? वो आदमी कहता है हाँ बिल्कुल, बाइसन के पेरेंट्स को किसी ने मार दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीन देने से मना कर दिया था। मैं उनके लिए काम करता था, पर जब उनकी डेथ हुई तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं रही। फिर मैंने बाइसन से पूछा कि क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? बाइसन ने मुझे हाँ कहा। वो यहाँ पर कभी कभी ही आता है, पर जब भी आता है तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। मैं खुश हूँ कि इस बार वो अपने फ्रेंड को लेकर आया है। उसके बाद वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं फैड्यूल और स्टाइल को जो कार में जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही कार खराब हो जाती है। फैड्यूल कहते तुम तो मैकेनिक हो, इसे ठीक कर दो। स्टाइल कहते हैं हाँ मैं मैकेनिक हूँ, मैजिशियन नहीं, मैं इसे जादू से ठीक थोड़ी कर दूंगा, मेरे पास टूल्स भी तो होने चाहिए। जहाँ पर वो थे वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, तो फैड्यूल किसी और मैकेनिक को कॉल भी नहीं कर पाता। वो स्टाइल से कहता है अब तुम कार को धक्का लगाओगे। स्टाइल कहता है मैं नहीं करने वाला। फैड्यूल कहता है मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं एक हाथ से धक्का नहीं लगा सकता, तो तुम्हें ही लगाना पड़ेगा। स्टाइल को ना चाहते हुए भी कार में धक्का मारना पड़ता है, पर थोड़ी देर बाद ही वो थक जाता है और कहता है बस अब मुझसे और नहीं होगा, मैं थक गया हूँ। इतनी धूप में अगर मैं और काम करूँगा तो तुम्हारी गोली से पहले ही मर जाऊँगा। फैड्यूल अपने बैग से पानी निकालता है और पानी पीने लगता है। स्टाइल उसे देखे जा रहा था। फैड्यूल उसे पानी दे देता है, उसके बाद ब्रेड खाने लगता है। स्टाइल कहते वाह, तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। फैड्यूल कहता है हाँ, मैं हमेशा हर चीज़ प्लान के साथ करता हूँ, पर तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। स्टाइल कहता है सॉरी, जो हो गया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब हमें तुम्हारी कार यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। फैडुल कहते पागल हो गए हो, अगर ये चोरी हो गई तो? स्टाइल कहते यहाँ से कुत्ता भी नहीं आ रहा है तो चोर कहाँ से आएगा? फैडुल कहते ठीक है, पर अगर ये चोरी हो गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारे गैराज से एक कार ले लूंगा। स्टाइल कहता है कार क्या चीज़ है, तुम्हें तो मैंने अपना दिल और बॉडी सब कुछ दे दिया है। इधर बाइसन खाना खा रहा था, उसने कैन के हाथ बांधकर उसे बिठा दिया था। कैन कहता है मुझे भी खाना खाना है। बाइसन उसके पास खाना लेकर आता है, पहले तो खिलाने का नाटक करता है, उसके बाद कहता है नहीं, जो मेरा बचा कुचा होगा तुम्हें वही खाने को मिलेगा। कैन कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसने इतना खाना दिया है कि हम दोनों साथ में बैठकर खा सकते हैं। मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लग रही है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो सीधा सीधा मार दो, ऐसे दोनों का टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाइसन पानी का गिलास उठाता है और गन लेकर उसके पास चला जाता है। बाइसन कहता है तुम्हें प्यास लगी है, ये लो पानी, और वो उसके मुंह पर पानी फेंक देता है। कैन कहता है मैं क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मुझे फोर्स किया गया था।
बाइसन कहता है कोई भी फोर्स नहीं होता किसी काम को करने के लिए। तुम्हें कैप्टन ने क्या करने के लिए कहा था? कैन कहता है उसने कहा था कि मैं पता करूं तुम्हारा लीडर कौन है। बाइसन कहता है तो तुमने उसे बता दिया? कैन कहता है मुझे कभी पता ही नहीं चला। बाइसन मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हमारे बीच में जो कुछ भी था वो रियल था। बस मुझे टाइम ही नहीं मिला तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने का। बाइसन कहता है अब झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कैन कहता है सच में मैं शर्मिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद जो भी हमने सपने देखे हैं हम उन सबको पूरा कर सकें। मैं तुम्हारे साथ नॉर्थ ईस्ट लाइट देखना चाहता हूँ। बाइसन की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और वो कहता है चुप हो जाओ वरना मैं शूट कर दूंगा। कैंट अपना सेफ वर्ड यूज़ करता है और पेंगुइन पेंगुइन बोलता है। बाइसन और ज़्यादा पिघलने लगता है। वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि वहाँ से चला जाता है। इधर फैड्यूल और स्टाइल को एक घर मिल गया था। वो उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर दो कपल आपस में लड़ रहे थे। पॉपकॉर्न नाम का लड़का जिमी से कह रहा था कि तुमने मुझे हर्ट किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। स्टाइल और फैडुल को देख के पॉपकॉर्न को लगता है वो भी जिमी के साथ है तो वो उन्हें भी मारने वाला हो जाता है, लेकिन फैडुल उसे गन दिखाता है और दोनों को बांध देता है। पॉपकॉर्न बताता है कि किस तरीके से जिमी ने उनकी शादी खराब कर दी, उसने उसके साथ चीट किया। फैडुल कहता है तो मुझे इसे मार देना चाहिए, तुम्हारी तरफ से मैं इसे मार देता हूँ। पॉपकॉर्न कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो। फैडुल कहता है पर इसने तुम्हें चीट किया। पॉपकॉर्न कहता है तो क्या हुआ, पर फिर भी मैं इसे मरने नहीं दे सकता। जिमी कहने लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, मेरी गलती है, पर मेरे पॉपकॉर्न को यहाँ से जाने दो। और वो दोनों एक दूसरे को बचाने लगते हैं। दोनों को समझ में आ जाता है कि वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। दोनों शादी करते हैं। फेड्यूल और स्टाइल उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेड्यूल भी स्माइल कर रहा था और सच में यार जब फेड्यूल स्माइल करता है तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। इधर बाइसन वहाँ से जा चुका था। कैंट अपने हाथों को खोलता है और फिर वहाँ से लाठी उठाकर बाइसन के पीछे पीछे चला जाता है। बाइसन कहता है हाँ हाँ मुझे मार दो और यहाँ से भाग जाओ। कैंट कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला, अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं कब का कर चुका होता। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? बाइसन कहता है आप कौन सा झूठ बोलने वाले हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? कैंट उसके हाथ से बंदूक उठाता है और अपने ऊपर रखते हुए कहता है तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो, पर ये सच है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है जब तुम्हें चाकू लगा था तो तुमसे ज़्यादा दर्द मुझे हो रहा था। मुझे तब समझ में आया कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, और अगर बिना मेरी फीलिंग जाने तुम इस दुनिया से चले जाते तो मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा होता। मुझे तुम्हें फूल बनाना था पर इन दी एंड मैं खुद फूल बन गया। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके, तुम्हारे साथ घूम के, तुम्हारे साथ प्लान्स बना के मैं बहुत ज़्यादा खुश था। बाइसन मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बाइसन रोते हुए कहता है तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, तुम फिर से मुझे पागल तो नहीं बना रहे हो? कैन कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, और वो उसे प्रूफ भी देता है। यहाँ पे बाइसन कैन को माफ़ कर देता है। इधर हम मदर को देखते हैं जो किन से पूछ रही होती है फैड्यूल के बारे में। मिशन फेल होने के बाद वो आए ही नहीं। किन कहता है मुझे तो लगता है वो भाग गए, और मुझे पता लगा दोनों के बॉयफ्रेंड्स भी हैं। मदर कहती है क्या? हो सकता है इसीलिए वो काम को क्विट करना चाहते हूँ, पर इस प्रोफेशन में एक बार तुम आ गए तो ऐसे ही भाग नहीं सकते। तुम उन दोनों का इंतज़ाम करो, या तो किसी को हायर करो या खुद से करो। किन समझ जाता है। स्टाइल और फैड्यूल उन दोनों कपल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वो दोनों कपल अपनी लव स्टोरी बता रहे थे। उसके बाद वो म्यूज़िक प्ले करते हैं और डांस करने लगते हैं। फैड्यूल और स्टाइल काफ़ी ज़्यादा खुश थे, पर फिर वो दोनों कपल उन दोनों को मारने वाले हो जाते हैं। फैड्यूल उन्हें बांध देता है और स्टाइल से कहता है तुम्हें एकदम से किसी पर भी ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये हमें ऑलमोस्ट मारने ही वाले थे। फैड्यूल फिर अपनी पट्टी निकालने लगता है। स्टाइल कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? फैड्यूल कहता है मुझे ये पट्टी इरिटेट कर रही है और अब मेरा हाथ भी ठीक है। स्टाइल उसकी पट्टी निकालने में उसकी हेल्प करता है। फैड्यूल को हम बाथटब में देखते हैं। उसके पीछे पीछे स्टाइल भी आ जाता है। वो कहता है मैं भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। वो अपने कपड़े निकालता है, फैड्यूल की गन के ऊपर रख देता है, यानी कि गन को छिपा देता है। उसके बाद स्टाइल कहता है वैसे तुमने उन दोनों को मारा क्यों नहीं, ऐसे ही जिंदा कैसे छोड़ दिया? फैड्यूल कहता है मैं बस बुरे लोगों को मारता हूँ, अच्छे लोगों को नहीं। स्टाइल कहता है और ये तुम कैसे डिसाइड करते हो कि कौन बुरा है और कौन अच्छा? फैड्यूल कहता है पता लग जाता है। स्टाइल कहता है सच में तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो, तुम्हारे जैसा इंसान हिटमैन कैसे हो सकता है? उसके बाद वो फैड्यूल को सेड्यूस करने लगता है। सेड्यूस करते करते उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फैड्यूल उसे किस नहीं करने देता। स्टाइल भी कह देता है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुमसे एक बार तो किस लेकर ही रहूँगा। फैड्यूल फिर वहाँ पर बीच की फ़ोटो देखता है और कहता है मुझे समझ में आ गया बाइसन कहाँ पर गया होगा। इधर हम हमारे लव बर्ड्स को देखते हैं। कैन कहता है मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसा पर्सन किसी को मार सकता है।
बाइसन कहते तुम्हें पता है किसी को भी मारने के बाद मैं कुछ फन करने के लिए जाता था ताकि मैं भूल सकूं कि मैंने क्या किया है, जैसे कि बाउलिंग और फेड्यूल की थेरेपी कुकिंग करना है। कैन कहता है तो तुम दोनों ऐसे ही जीने वाले हो, क्या तुम क्विट नहीं कर सकते? बाइसन कहते हैं अगर मैंने क्विट किया तो मुझे ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ मुझे कोई ना जानता हो, जैसे कि यहाँ पर। कैन अगर मैंने क्विट किया और मैं यहाँ पर मूव हो गया, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रहोगे? कैन कहते हैं हाँ बिल्कुल। बाइसन कहते हैं पर बेब का क्या होगा? कैन कहता है वो जब ग्रेजुएट हो जाएगा तो वो अपने आप को खुद संभाल सकता है। मैंने उसके लिए बहुत जी लिया है, अब मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। और वह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाइसन फिर कैन को अपने बचपन के बारे में बताता है और कहता है हमारा बचपन इतना कुछ खास नहीं रहा। पहले पहले तो मैं किसी से बात भी नहीं करता था। कैन कहता है मेरा बचपन भी कुछ खास नहीं रहा। बेब की वजह से मुझे ज़्यादा जल्दी मैच्योर होना पड़ा। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं 40 साल का हो गया हूँ। बाइसन कहता है तो 40 साल का होना कोई बुरी बात थोड़ी है, तुम मेरे डैडी बन सकते हो। वैसे अब तुम क्या करने वाले हो अगर कैप्टन ने तुम्हें ब्लैकमेल किया और जेल में डाल दिया? कैन कहता है मुझे बस बेब की फ़िक्र है, मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद वो खुद को अच्छे से संभाल पाए। बाइसन कहता है मुझे तो लगता है हम दोनों को साथ में जेल चले जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना कहीं पर भी नहीं जाना चाहता। इधर हम स्टाइल को देखते हैं जो कार चला रहा था। फेडुल आराम से सो रहा था। स्टाइल गाना चलाने के लिए सीडी ढूंढने लगता है, पर सीडी ढूंढते ढूंढते उसे कार के अंदर से एक हैंडसम लड़के की फ़ोटो दिख जाती है। फेडुल उठने लगता है तो वो फ़ोटो जैसी थी वैसी ही रख देता है। स्टाइल फेडुल से कहता है तुम्हें पक्का पता है कि हमें वो वहाँ पर मिल जाएगा? फेडुल कहता है हाँ, वहाँ पर उसके पेरेंट्स का घर है। स्टाइल कहता है बस वहाँ पर कैंट जिंदा मिल जाए। फेडुल कहता है इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता। स्टाइल कहता है झूठी तसल्ली ही दे देते। अच्छा मैं कह रहा था कि शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। मैं इन्हीं कपड़ों में नहीं मरना चाहता। मैं चाहता हूँ जब न्यूज़ आए तो मैं प्रेजेंटेबल लगूँ। न्यूज़ में छपे कि एक गोरा चिट्टा हैंडसम लड़का क्रॉप टॉप पे मरा हुआ मिला, तो मेरे डैड ये सुनते ही पहचान जाएंगे कि उनके लड़के की बात हो रही है। फेडुल मान जाता है, वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। स्टाइल अपने लिए फटी हुई शॉर्ट चूज करता है, जिसे देखकर फेडुल कहता है आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी फटी हुई शॉर्ट्स में नहीं देखा। स्टाइल कहता है ओह तो तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि मेरी हर चीज़ को नोटिस करते हो, तुम मुझे सच में नहीं मार सकते। मॉल में हेलमेट पहन के एक लड़का आ जाता है और वो शूट करने लगता है। फेडुल सही टाइम पर उसे देख लेता है, वो भी शूट करने लगता है, पर बुलेट्स ख़त्म हो जाती हैं। फेडुल कहता है ये सब तुम्हारी वजह से बुलेट ख़त्म हो गई और बाकी की बुलेट्स कार में हैं। स्टाइल कहता है मैं इधर से इसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम पीछे से जाकर इसे पकड़ लो। फेडुल उसे मना करता है, पर स्टाइल कहाँ मानने वाला था। वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके आगे जाने लगता है। वो लड़का शूट करने लगता है और एक बुलेट स्टाइल की बाजू से होकर गुजरती है। फेडुल उस लड़के को पकड़ लेता है और उसका हेलमेट निकालने लगता है ताकि वो देख सके कि उसे मारने के लिए आया कौन था, पर वो लड़का बचकर वहां से चला जाता है। फेडुल फिर स्टाइल को देखता है जिसकी बाजू में से खून निकल रहा था। फेडुल अपनी शर्ट निकालता है और टाइटली बांध देता है और फिर स्टाइल को लेकर वहां से जाने लगता है। इधर हम देखते हैं कैंट और बाइसन को, जो कि अपना लंच रेडी कर रहे थे। तभी वहां पर अंकल आते हैं। अंकल कहते हैं कोई इधर आ रहा है। दोनों डर जाते हैं। बाइसन अपनी गन लेकर और कैंट वहां से लाठी उठाकर देखने लगते हैं कि आया कौन है। दूर से ही कैंट स्टाइल को पहचान जाता है और कहता है ये तो स्टाइल है। बाइसन भी फेडुल को पहचान जाता है। दोनों जाते हैं उनके पास। स्टाइल कैन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। कैन कहता है मुझे छोड़ो, तुम अपनी हालत देखो, तुम्हें ये हुआ क्या है? बाइसन फेडुल से पूछता है तुम यहाँ पर कैसे आए? फेडुल कहता है ये सवाल जवाब बाद में करना, पहले स्टाइल को देखो। कैन भी हेल्प करने लगता है, लेकिन फेडुल उसे दूर रहने के लिए कहता है। बाइसन स्टाइल की पट्टी करने लगता है, यानी कि सिलाई करने लगता है। स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। फेडुल उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। स्टाइल के लिए फेडुल की आंखों में दर्द था। कैंट ये सब देख रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं फेडुल बाहर होता है। बाइसन उसके पास आता है और कहता है अब स्टाइल खतरे से बाहर है। फेडुल कहता है तुम ऐसे ही मुझे बिना बताए भाग कैसे गए थे? बाइसन कहता है मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उस वक्त मैं कैंट को मारना चाहता था। फेडुल कहता है अच्छा मारना चाहते थे, तो अंदर कौन, उसका भूत खड़ा है? बाइसन कहता है तुम्हें पता है मेरे लिए आसान नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसने मुझे बता दिया है। उसने ये सब किया ताकि उसकी चोरी के सारे इल्ज़ाम साफ हो जाएं, पर अब वो हमारी साइड है। फेडुल कहता है उसने कहा और तुमने मान लिया, तुम सच में इडियट हो, तुम उसे नहीं मार सकते तो मैं ही मार देता हूँ। और वो उसे मारने के लिए जाने लगता है। बाइसन कहता है ठीक है, अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो मार दो, पर साथ में स्टाइल को भी मारना, उसने भी तो तुम्हें धोखा दिया है। तुम नहीं मार सकते, मुझे पता है। जिस तरीके से तुम उसे देख रहे थे, आज तक मैंने तुम्हें ऐसे किसी के लिए केयर करता हुआ नहीं देखा।
पर फिर भी अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ दोनों को मार दो। फैडुल नहीं मार सकता था। बाइसन कहता है अब ये बताओ कि तुम्हारा पीछा कौन कर रहा था? क्या वो रात के आदमी थे? क्या हमें मदर को बता देना चाहिए? फैडुल कहता है नहीं, पहले हमें श्योर हो जाना चाहिए कि ये किसने किया था। इधर हम देखते हैं कैंट जाता है स्टाइल के पास और कहता है ये मेडिसिन बाइसन ने कहा तुम्हें देने के लिए। स्टाइल कहता है तुम जिंदा कैसे हो? कैन कहता है वो मुझसे प्यार करता है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया और हाँ मैं भी उससे प्यार करता हूँ और उसे बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। स्टाइल कहता है तुम्हारा ठीक है, अब तुम सेफ हो, पर मेरा अभी भी 50-50 है। वो कभी कभी तो मेरी केयर करता है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अभी के अभी मुझे मार देगा, तो मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा हूँ। कैन कहता है जहाँ तक मैंने देखा वहाँ तक मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। जिस तरीके से वो तुम्हें देख रहा था, जिस तरीके से उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें मार सकता है। स्टाइल कहता है क्या सच में? मुझे बताओ किस तरीके से वो मुझे देख रहा था, किस तरीके से उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। कैंट उसे करके दिखाने लगता है, पर उसे क्रीपी फील होने लगता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को रोमांटिकली लाइक नहीं करते। फैड्यूल और बाइसन साथ में खाना बना रहे थे, वहाँ पर कैंट आ जाता है। कैंट को देखते ही फैड्यूल को गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। बाइसन उसे रोकता है पर फैड्यूल रुकता ही नहीं और गन निकाल कर कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बाइसन भी फिर अपनी गन निकाल लेता है। फैड्यूल कहता है इसके लिए तुम अपने भाई के ऊपर गन रख रहे हो? बाइसन कहता है तो ये मेरी जिंदगी है, तुम मेरे लिए डिसाइड नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर स्टाइल भी आ जाता है। कैंट कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, शायद मैं डिजर्व करता हूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, पर प्लीज़ स्टाइल को कुछ मत करना, इसकी कोई भी गलती नहीं है। स्टाइल कहते तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई सारा क्रेडिट लेने की? मुझे कुछ भी करने के लिए किसी ने भी फोर्स नहीं किया था, तो तुम मारना चाहते हो तो मुझे भी मारो। फैडल कहता है मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि तुम दोनों फिर से हमें धोखा नहीं दोगे? स्टाइल कहता है अगर धोखा ही देना होता तो मैं गोली नहीं खाता तुम्हारे लिए। कैन कहता है फैड्यूल मैं सच में तुम्हारे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरा दोस्त तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फैड्यूल उन्हें जिंदा छोड़ देता है। नेक्स्ट हम बाइसन को देखते हैं जो चादर सुखा रहा था। उसके पास कैंट आता है। कैंट बाइसन से पूछता है कि क्या अब फैड्यूल ने उसे माफ़ कर दिया है? बाइसन कहता है देखो उसका जो जख्म है अभी वो गहरा है, उसका ट्रस्ट टूटा है, इतनी जल्दी वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। कैंट कहता है और तुम्हारे ट्रस्ट का क्या? क्या तुम मुझ पर 100% ट्रस्ट करते हो? बाइसन कहता है मैं अभी भी खुद से लड़ रहा हूँ कि मैंने सही किया तुम्हें माफ़ करके या नहीं। कैंट कहते तुमने बिल्कुल सही किया है, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा। बाइसन कहता है ठीक है, लेकिन उन दोनों का क्या करें? कैंट कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास प्लान है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइसन जाता है स्टाइल के पास और कहता है मेरा भाई बीच पर तुमसे कुछ बात करना चाहता है। स्टाइल कहता है कहीं वो मुझे मार तो नहीं डालेगा, मुझे डर है कि वहाँ पर वो मुझे गन से उड़ा ना दे। बाइसन कहता है नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम्हें पता है किसी को भी मारने से पहले वो ज़्यादा सोचता नहीं है, पर तुम्हें देखो तुम अभी तक जिंदा हो, उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। वो बाहर से दिखता है रूड, लेकिन अंदर से सॉफ्ट ही है और तुम्हारे लिए तो कुछ ज़्यादा ही। इधर हम देखते हैं कैंट जाता है फेडरल के पास और कहता है थैंक यू सो मच, तुमने हमें माफ़ कर दिया। वैसे स्टाइल का पुलिस से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो मैंने तुम्हारे बदले में कार का ऑफर दिया था। फेडरल कहता है क्या कहा? कैंट कहता है हाँ, उसे मेरी कार बहुत ज़्यादा प्यारी थी तो मैंने कहा मैं तुम्हें अपनी कार दे दूंगा, तुम्हें बस बदले में फेडरल को पटाना है। फेडरल को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि स्टाइल ने उसे सिर्फ कार के लिए पटाया। कैन कहता है वैसे बाइसन तुमसे बात करना चाहता है, वो बीच पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फेडरल बीच पर चला जाता है, वहाँ पर स्टाइल आता है। फेडरल कहता है बाइसन कहाँ पर है? स्टाइल कहता है मुझे क्या पता, उसने मुझे कहा कि तुम उससे बात करना चाहते हो। फेडरल समझ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। स्टाइल कहता है रुको। स्टाइल उसे एक पेपर देता है और कहता है ये मेरे सारे रिश्तेदारों का नाम है, अगर मैंने फिर कभी तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया, तो तुम मेरे साथ इन सबको भी मार सकते हो। फेडरल कहते तुम पागल हो गए हो, तुमने तो कहा था कि तुम एक फैमिली मैन हो। स्टाइल कहते हैं हाँ मैं हूँ, मुझे पता है मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अब से मैं तुमसे झूठ भी नहीं बोलूंगा और तुम्हें धोखा भी नहीं दूंगा। फेडरल उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। स्टाइल कहता है ठीक है, अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो मैं जा रहा हूँ डूबकर मरने के लिए। और वो बीच में चलता रहता है और कहता है जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते तब तक मैं चलता ही रहूँगा। फेडरल कहता है वापस आओ, लेकिन स्टाइल कहाँ मानने वाला था। फेडरल कहता है ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब वापस आओ। लेकिन स्टाइल वापस ही नहीं आ रहा होता, तो फेडरल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और स्टाइल से कहता है ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब बाहर निकलो वरना तुम्हारी चोट के ऊपर एलर्जी हो जाएगी। स्टाइल कहते हैं तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो, मुझ पर गुस्सा भी कर रहे हो और मेरी केयर भी कर रहे हो। वैसे अगर इस वक्त तुम मुझसे गुस्सा ना होते तो मेरे साथ क्या करना चाहते? फैडियल उसे किस करता है। यहाँ पर इनकी स्वीट किस दूर से कैंट और बाइसन देख रहे थे। कैंट और बाइसन फिर साथ में लेट जाते हैं, जहाँ पर कैंट कहता है बाइसन तुम रोरात को छोड़ दो, उसे मारो मत वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा।
बाइसन कहते तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, उसने मेरे पेरेंट्स को मारा था, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। इधर स्टाइल फेड्यूल से पूछ रहा होता है तुम्हारी कार में वो लड़की की फ़ोटो देखी मैंने, वो कौन था? अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। फेड्यूल कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मेरा एक्स था। स्टाइल कहता है तो तुमने ब्रेकअप क्यों किया? फेड्यूल कहता है मैंने ब्रेकअप नहीं किया था, वो मुझे छोड़कर चला गया, वो बस बिना कुछ कहे गायब हो गया। शायद उसे डर था कि अगर वो मुझे ब्रेकअप के लिए पूछेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा, इसीलिए बिना बताए वो गायब हो गया, मुझे छोड़कर चला गया। स्टाइल कहता है मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। फेड्यूल खुश होता है और उसकी गोदी में प्यार से लेट जाता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं कैन को, जो पानी के अंदर जाने का ट्राई कर रहा था पर उसे अभी भी डर लग रहा था। बाइसन उसका हाथ पकड़ता है ताकि कैन को ज़्यादा डर ना लगे। कैन कहते हैं अगर इसी तरीके से तुम मेरा साथ दोगे तो एक दिन मैं तुम्हें लेकर ओशन के बीचों बीच जाऊंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहाँ पर स्टाइल आ जाता है और कहता है तुम्हारी स्वीटनेस से ये खारा समुंदर कहीं मीठा ना हो जाए, चलो खेलते हैं। फेडुल कहते हैं मैं बच्चा नहीं हूँ। स्टाइल कहते हैं कम ऑन, कभी कभी बच्चा होना बुरा नहीं होता। उसके बाद वो चारों मस्ती करते हैं, खेलते हैं। खेलने के बाद वो चारों बैठे होते हैं। बाइसन कहते हैं क्या हम यहाँ पर फिर कभी आ पाएंगे? फेडुल कहता है एक बार हमारा लास्ट मिशन पूरा हो गया तो उसके बाद हम आज़ाद हैं, हमारा जहाँ मन चाहे हम वहाँ जा सकते हैं, पर वो अलग बात है कि ये दोनों हमारे साथ आना चाहेंगे या फिर नहीं। स्टाइल कहते हैं तुम बोलो तुम्हें कहाँ जाना है, मेरा इंजन हमेशा हॉट है और रेडी है तुम्हारे लिए। फेडरल स्माइल करने लगता है। उसे स्माइल करता हुआ देख कैन कहता है पहली बार मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को स्माइल करता हुआ देखा है। काफ़ी फन करने के बाद वो सभी वापस चले जाते हैं। बाइसन और फेड्यूल कैन स्टाइल से कह रहे होते हैं कि अब हमें एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है। जब हमारा मिशन पूरा हो जाएगा तब हम खुद से तुम्हें कांटेक्ट करेंगे, तब तक हमें एक दूसरे से ना ही बात करनी है और ना ही मिलना है। रुरात को मारने का प्लान बन जाता है। वो दोनों अपना लुक चेंज करके रुरात के पास आते हैं और जौन सी ज़मीन उसे चाहिए थी वो उसे दिलवा देते हैं। रुरात कहता है तुम दोनों तो सच में जीनियस हो। वो दोनों फिर अपने पेरेंट्स की ज़मीन का नाम लेते हैं। रुरात कहता है तुम दोनों कौन हो? फेड्यूल और बाइसन फिर अपने असली रूप में आ जाते हैं और रुरात को मारने लगते हैं और कहते हैं गुस्से में तुमने हमारे पेरेंट्स को क्यों मारा? रुरात कहता है तुम्हें पक्का लिली ने भेजा होगा, तुम जिसे अपनी मदर कहते हो उसी ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था, मैंने नहीं। पहले वो मेरे लिए काम किया करती थी, उसने कहा कि वो फैमिली बनाना चाहती है, इसीलिए इस काम को छोड़ना चाहती है, मैंने उसे आज़ाद किया। उसके बाद उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मार के तुम्हें अपना बच्चा बना लिया, तुम्हें ट्रेन किया ताकि तुम हिटमैन बनो और उसके लिए काम करो। तुम ही सोचो अगर वो हिटमैन ना होती तो उसे कैसे पता एक हिटमैन को कैसे ट्रेन किया जाता है। फेडुल और बाइसन का तो दिल ही टूट जाता है। फेडुल कहता है मदर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? बाइसन कहते तुम अभी भी उसे मदर कह रहे हो, चलो उसे मार देते हैं, उसने हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फेडुल कहता है बिना प्लान के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो हमारे बारे में जानती है कि हम किस तरीके से सोचते हैं, तो हम बिना प्लान के कुछ भी नहीं कर सकते, पहले हमें प्लान बनाना पड़ेगा। इधर हम कैंट और स्टाइल को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे थे। इधर बाइसन और फेड्यूल मदर को दिखाते हैं कि उन्होंने रुरात को मार दिया है। मदर कहती है सच में, मुझे पता था कि तुम ये काम आसानी से कर लोगे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जाओ अब तुम आज़ाद हो। पर अभी भी मैं तुम्हारी मदर हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो किन से कहना, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगा। फेड्यूल देखता है किन के हाथ में वही टैटू था जो उस दिन मॉल में हेलमेट पहने हुए लड़के के हाथ में था। फेड्यूल समझ जाता है कि मदर ने उसे मारने के लिए किन को भेजा था। बाइसन और फेड्यूल के जाने के बाद मदर किन से कहती है इन दोनों का काम तमाम करो, हमारे प्रोफेशन में कोई एक बार आ जाए तो ऐसे आसानी से जा नहीं सकता, और अगर उसे जाना है तो वो बस मरकर ही जा सकता है। कैंट अपने बाउलिंग क्लब में ही होता है जहाँ पर वो अपने बाइसन को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है बाइसन उसे छुपके छुपके देख रहा था। वो बाइसन का पीछा करता है पर पीछा करते करते एक बाइक वाला उसे टकराने वाला था। बाइसन कैंट को बचा लेता है पर कैंट के हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है। बाइसन उसकी पट्टी करने लगता है। कैंट कहता है ये ज़्यादा पेनफुल नहीं है, पेनफुल तो ये है कि मैं तुमसे मिल नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करवाना चाहता हूँ। बाइसन कहता है पर यह आसान नहीं है। कैंट कहते तो क्या हुआ, पहले मैं चोरियां करता था तो ये काम सीखना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। कैंट जिद करता है कि वो भी हेल्प करवाएगा। इधर हम स्टाइल को देखते हैं जिसके पास फेड्यूल आया था। स्टाइल कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्ही ने तो कहा था कि हमें मिलना नहीं है, ये खतरनाक हो सकता है। फेड्यूल कहते पर मैं क्या करूँ, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, मुझे तुम्हें देखने का दिल कर रहा था। स्टाइल कहते और मेरा मेरा मन नहीं था तुम्हें देखने का, तुम ऐसे ही मुझसे दूर कैसे हो सकते हो?
मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारी हेल्प करनी है। फेडरल और बाइसन को अपनी बॉयफ्रेंड की बात माननी पड़ती है। बाइसन कहता ठीक है, हम टीम में डिवाइड हो जाते हैं। कैंट और मैं साथ में लिली का पीछा करेंगे, उसे फॉलो करेंगे और देखेंगे वो क्या कर रही है। स्टाइल और फेडरल कीन के ऊपर नजर रखेंगे। फिर हम देखते हैं बाइसन और कैंट को जो लिली का पीछा कर रहे थे। लिली जो पॉलिटिशियन की वाइफ के साथ थी। बाइसन कहता है हमें उसके पास जाना पड़ेगा समझने के लिए कि वो करना क्या चाहती हैं। लिली पॉलिटिशियन की वाइफ के साथ गोल्फ खेलने वाली थी। कैंट और बाइसन को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कैसे उनके पास जाए। तभी उनके पास से एक लड़का जाने लगता है जो लिली के पास जाने वाला था। लिली ने उसे गोल्फ सिखाने के लिए बुलाया था। कैंट उसे रोक लेता है, उसे जाने के लिए कहता है और उसके कपड़े पहनकर खुद चला जाता है गोल्फ सिखाने के लिए। पर लिली उसे कहती है जिस लड़के को मैंने बुलाया था मुझे वही चाहिए, तुम नहीं, तुम यहाँ से जाओ। कैंट चला तो जाता है पर उस लेडी के पास और उसे गोल्फ सिखाने लगता है। उस लेडी को कैंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। लिली ये चीज़ नोटिस करती है और वो कैंट को अलाउ करती है और कहती है अगर तुम्हें और पैसा कमाना है तो इसके बर्थडे वाले दिन भी आना, पर हाँ अपने किसी हैंडसम फ्रेंड को लेकर आना। कैंट कहता है हाँ हाँ मेरे पास एक हैंडसम फ्रेंड है और वह किसी और की नहीं, फेड्यूल के बॉयफ्रेंड स्टाइल की बात कर रहा था। फेड्यूल और स्टाइल किन का पीछा कर रहे थे। किन किसी से मिलने के लिए होटल रूम में गया था। स्टाइल कहते मैं पता करता हूँ ये होटल रूम में किससे मिलने के लिए गया है। स्टाइल जब उनके दरवाजे पर नॉक नॉक करता है तो किन बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है और उसे अंदर बुलाता है। जब स्टाइल अंदर चला जाता है तो फेड्यूल भी उसके पीछे पीछे आता है। किन कहते मुझे पता ही था तुम भी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए इधर आओगे। मुझे पहले से ही पता था कि तुम कहाँ पर हो। तुम्हारी कार के ऊपर मैंने लोकेशन ट्रैकर जो लगा रखा था। किन का बॉयफ्रेंड कहता है ये सब क्या चल रहा है। किन कहता है कोई बात नहीं बेबी, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब मैं मदर को दिखाऊंगा कि मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। फेडरल कहता है तुम जैसे मदर कह रहे हो उसने ही हमारे पेरेंट्स को मारा था। तुम्हारे, मेरे, बाइसन सबके पेरेंट्स को उसी ने मारा था। किन तो पूरी तरीके से हिल जाता है। स्टाइल इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। अब फाइडल और स्टाइल पावर में थे। किन कहता है मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारा वो एक्स था ना जिसके बारे में तुम्हें लगता था वो तुम्हें छोड़कर चला गया, वो तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। लिली ने उसे मार दिया था ताकि तुम उसके लिए काम करते रहो। फेडरल का दिल ही टूट जाता है। वो किन से कहता है अब तुम्हें लिली की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर मुझे देनी होगी वरना अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाना। फेडरल और स्टाइल उसके बॉयफ्रेंड को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं बाइसन को जो जेलस फील कर रहा था और कैंट से कह रहा था वो लेडी तो तुम्हारे लिए पागल ही हो गई थी। कैन कहता है तो क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है? वैसे तुम्हें जेलस फील होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लड़के पसंद है। बाइसन फिर उसे उसका नेकलेस पहनाने के लिए कहता है। कैन कहता है ये नेकलेस तो तुमने फेंक दिया था। बाइसन कहता है तुम्हें बचाते बचाते मैंने इसे भी बचा लिया था। कैन बाइसन को नेकलेस पहना देता है। दोनों फिर एक दूसरे को किस करते हैं। ये सीरीज़ देखते हुए ना मुझे काफ़ी ज़्यादा सिंगल फील हुआ है, मतलब हर 2 मिनट बाद किस करने लग जाते हैं। फेड्यूल रो रहा होता है। स्टाइल उसके पास आता है। फेड्यूल कहता है मैं अपने एक्स के बारे में सोचता था कि वो मुझे छोड़कर चला गया। मुझे क्या पता था कि उसकी जान चली गई मेरी वजह से। उसे मेरे इतना क्लोज आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें भी मुझसे दूर हो जाना चाहिए। स्टाइल कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मरने के डर से मैं उस इंसान से दूर नहीं हो सकता जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ। और तुम्हें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जान तुम्हारी वजह से नहीं गई, उस लिली की वजह से गई है। इसीलिए तुम्हें खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फेडरल और को दे देता है और फिर कहता है अगर मेरी किसी और हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं भी लिली का डाउनफॉल देखना चाहता हूँ। वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर वहाँ से चला जाता है। कैन बाइसन से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम लिली को ना मारो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जेल में जाओ या फिर तुम्हें कोई भी सज़ा हो। फेडरल कहता है तुम क्या करने वाले हो? कैन कहता है मेरे पास प्लान है, मैं कैप्टन से बात करूंगा कि हम लिली को पकड़वा देंगे पर वो तुम दोनों को जाने दें। कैंट और स्टाइल जाते हैं कैप्टन के पास। कैंट कहता है हम आपको बड़ी मछली पकड़वाएंगे, यानी कि उनका लीडर लिली पकड़वाएंगे, पर उसके बदले में आपको फेड्यूल और बाइसन को जेल से दूर रखना होगा। उन्हें कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। अभी के लिए वो दोनों उसे रूरात शो करते हैं। स्टाइल को कैप्टन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो फेडरल और बाइसन के लिए अपना फ्रेंड लेकर जाता है और कहता है ये मेरा फ्रेंड है, ये नकली पासपोर्ट और तुम्हारी सारी नकली आइडेंटिटी बना देगा, उसके बाद तुम कहीं भी जा सकते हो, फिर हम भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। बाइसन और कैंट स्कूल से बेब को लेने के लिए आए थे। बाइसन और बेब बातें कर रहे थे। कैंट वहाँ पर कैप्टन को देखता है जो अपने लड़के के साथ कहीं जा रहा था। कैंट उन दोनों का पीछा करता है। अब उसने क्या देखा क्या नहीं, यह हमें अभी दिखाया नहीं जाता।
पॉलिटिशियन की वाइफ का बर्थडे होता है। कैंट और स्टाइल उसे एंजॉय करने के लिए जाते उसको एंटरटेन करने के लिए जाते हैं। वो लेडी को कैंट और स्टाइल दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे। स्टाइल लिली की ड्रिंक में कुछ मिला देता है। उसके बाद कैंट प्ले करता है लिली की सारी करतूतें, जिसे देखकर वहाँ पर बैठी सभी लेडीज़ लिली के बारे में जान जाती हैं। लिली खुद को डिफेंड करती उससे पहले ही दवाई का असर होने लगता है। वो वॉमिट करने के लिए वॉशरूम में जाती है। वहाँ पर पहले से ही गुस्से में फेडरल और बाइसन उसका इंतजार कर रहे थे। वो गन लेकर उसके पास खड़े हो जाते हैं। मदर कहते तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? क्या तुम अब अपनी मदर को शूट करोगे? बाइसन कहते कौन सी मदर? तुम हो जिसने हमारी मदर हमसे छीन ली। वो उसे शूट करते उससे पहले ही स्टाइल और कैंट आ जाते हैं और कहते तुम्हें इसे शूट नहीं करना चाहिए, इसकी ट्रिक्स में मत आओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जेल हो जाए। फेडरल और बाइसन अपनी अपनी गन अपने बॉयफ्रेंड्स को दे देते हैं और बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कैंट और स्टाइल भी बाहर आ जाते हैं। नकली पासपोर्ट के साथ उन्हें बाय कहने लगते हैं। फेडरल कहता है कैंट मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं कहा, पर थैंक यू सो मच मेरे भाई का इतना ध्यान रखने के लिए। वो वहाँ से जाते उससे पहले ही कैप्टन आ जाते हैं। कैंट कहता है आपने तो कहा था कि आप इन्हें जाने देंगे। कैप्टन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, इन्होंने लोगों को मारा है, इसकी सज़ा तो इन्हें होकर रहेगी। कैंट फिर कैप्टन को ब्लैकमेल करने लगता है। उसे वो वीडियो दिखाता है जहाँ पर वो अपने लड़के के लिए प्रिंसिपल को रिश्वत दे रहा था। कैन कहता है अगर ये क्लिप वायरल हो गई तो तुम्हारा प्रमोशन तुम्हें नहीं मिलेगा। कैप्टन कहता है तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। कैन कहता है ब्लैकमेल नहीं करना चाहता, पर मुझे मेरे बॉयफ्रेंड की आज़ादी चाहिए। कैप्टन कहता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनकी सज़ा कम करवा सकता हूँ 5 साल तक, पर इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बाइसन अपनी बंदूक नीचे रख देता है और उसके बाद फेड्यूल भी। कैन कहता है बाइसन। बाइसन कहता है कैन मैं थक चुका हूँ भाग भाग कर, अब मैं भागना नहीं चाहता, भागने से अच्छा होगा 5 साल की सज़ा काटना। फेडुल भी इसी बात के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद क्या? कैन कहता है ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो, पर मैं फिर भी एक दिन की मोहलत चाहता हूँ। वो कैप्टन से कहता है बस हमें 24 घंटे दीजिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्पेंड करने के लिए, उसके बाद आप इन्हें ले जा सकते हैं। कैप्टन कहता है अगर 24 घंटे में तुम वापस नहीं लेकर आए तो तुम इन्हें जिंदा नहीं देख पाओगे। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कैंट और बाइसन को, जहाँ पर बाइसन अपनी फेवरेट डिश ही नहीं खा रहा होता। कैंट कहता है क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? बाइसन कहता है मैं तो ये सोच रहा हूँ जब मुझे एक अच्छा पार्टनर मिला तब मैं जेल में जा रहा हूँ। कैंट कहते तो क्या हुआ, 5 साल तो ऐसे ही चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इधर फेड्यूल और स्टाइल साथ में थे। स्टाइल कहते बोलो तुम क्या करना चाहते हो? फेड्यूल कहते पहले तो मैं तुम्हें 10 मिनट तक हग करना चाहता हूँ। उसके बाद वो स्टाइल को हग करते हैं। कैंट और बाइसन ने अपने बचपन को अच्छे से एंजॉय नहीं किया था, तो इस बार वो बाइसन को लेकर एक ऐसी प्लेस पर आता है जहाँ पर वो अपने बचपन को फिर से जी पाते। कैंट कहता है मैं उसी तरीके से तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ जैसे मेरे डैड ने मेरी मॉम को किया था। फिर वो बाइसन को प्रपोज करने लगता है। बाइसन कहता है क्या तुम मेरे लिए 5 साल इंतज़ार कर सकते हो? कैंट कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। और वो बाइसन को किस करने लगता है, लेकिन वो किस करता उससे पहले वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है। इधर फेड्यूल और स्टाइल रंगों के साथ खेल रहे थे। उसके बाद फेड्यूल स्टाइल को बड़े प्यार से नहलाने लगता है। स्टाइल कहता है तुम इतने स्वीट क्यों हो रहे हो, तुमने सच में आधे से ज़्यादा टाइम मेरे साथ रूड होने में बिता दिया, और अब जब तुम 5 साल के लिए जाने वाले हो तो वो अपनी स्वीट साइड दिखा रहे हो। ये स्वीट साइड पहले मेरे लिए क्यों नहीं दिखाई? फेड्यूल कहते तुम्हारे जैसे अनोइंग पर्सन को मैं अपनी स्वीट साइड क्यों दिखाता? ऐसे वो एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। इधर कैंट और बाइसन फिर से किस करने वाले होते हैं, लेकिन वो बच्चा फिर से उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है। फेड्यूल स्टाइल को अपनी कब्र के पास लेकर आता है और कहता है इसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, इवन बाइसन को भी नहीं। मेरी लाइफ ऐसी थी जहाँ पर मुझे नहीं पता था कि मैं कब मर जाऊँगा, तो मैंने पहले ही अपनी कब्र का इंतज़ाम किया था। मैं चाहता हूँ जब मैं मर जाऊँ तो तुम मुझे यहाँ पर दफनाओ। वैसे मेरी कब्र पर रोने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ बाइसन ही रोएगा। स्टाइल कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं रोऊंगा, और तुम्हें पता है तुम्हारे मरने के बाद मैं रोज़ तुम्हारी कब्र को फूल चढ़ाऊंगा, बर्गर चढ़ाऊंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। फैडिल कहता है तुम्हें पता है जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से मैं मरने के बारे में कम सोचता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। स्टाइल कहता है मैं भी। इधर फाइनली कैंट और बाइसन देखते हैं आसपास कोई नहीं है। कैंट इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और बाइसन को किस करता है। हम देखते हैं फेड्यूल स्टाइल को लेकर सपोर्ट ग्रुप के क्लब में जाता है और बताता है कि उसने ये ज्वाइन क्यों किया था। वो बताता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर नहीं करना चाहता था जो मुझे जानते हैं।
क्योंकि मुझे लगता है ऐसा करने से मैं उनके ऊपर बर्डन बन जाऊंगा। तो मुझे लगा ऐसे लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना सही रहेगा जो मुझे जानते नहीं हैं। स्टाइल कहता है पर तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, जब भी तुम दर्द में हो, जब भी तुम प्रॉब्लम में हो, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दर्द मुझे सुनाओ। उसके बाद वो फेडरल को किस करता है और कहता है पूरे 5 साल तक बिना किस के रहना पड़ेगा, तो अब मुझे पूरी तरीके से तुम्हें किस करने दो। कैन बाइसन से कहता है एक टैटू बनाने के लिए। बाइसन कहता है तुमने मुझे एक ही बार सिखाया था, टैटू अच्छा नहीं बनेगा। कैन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हारे हाथ से एक टैटू चाहता हूँ, तुम पेंगुइन बनाओ। बाइसन उसे टैटू बना देता है। उसके बाद कैंट भी बाइसन को एक टैटू बनाता है। 24 घंटे पूरे हो गए थे। कैप्टन उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। कैंट और स्टाइल बाइसन और फेडरल को बाय बोलते हैं। फेडरल कैंट से कहता है स्टाइल का ध्यान रखने के लिए। बाइसन स्टाइल से कहता है कैंट का ध्यान रखने के लिए। कैप्टन फिर उन दोनों को लेकर चले जाते हैं। स्टाइल और कैंट की बुरी हालत होती है, वो अभी से उन दोनों को मिस करने लगे थे। फिर हम देखते हैं कैंट और स्टाइल जाते हैं अपने बॉयफ्रेंड को जेल में मिलने के लिए, पर वो दूर से ही उनसे बात कर पाते हैं। कैंट बाइसन को बताता है कि उसने एक सेलिब्रिटी को टैटू बनाया, तब से उसकी शॉप में काफ़ी भीड़ लगती है। बाइसन कहते हैं ये तो अच्छी बात है, पर फेमस होने के बाद मुझे भूलना मत। कैंट कहता है कैसी बातें कर रहे हो, मैं कभी भी तुम्हें भूल नहीं सकता। इधर फेड्यूल स्टाइल से पूछ रहा होता है अपनी शॉप के बारे में। स्टाइल बताता है कि उसकी शॉप किसी ने खरीद ली। फेड्यूल को थोड़ा सा बुरा लगता है। स्टाइल कहता है कोई बात नहीं, जब तुम बाहर आओगे तो हम कहीं और रेस्टोरेंट खोल लेंगे। कैंट और स्टाइल फिर वापस जाने लगते हैं, पर दोनों को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो दूर से ही अपने बॉयफ्रेंड से बात कर पाते हैं, उन्हें टच नहीं कर पाते, उन्हें हग नहीं कर पाते। ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है। कैंट और स्टाइल जाते हैं कैप्टन के पास और कहते हैं कि हमें अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है। कैप्टन कहते तो जाओ मिल लो। स्टाइल कहते नहीं, दूर से बात नहीं करनी, मुझे उससे मिलना है, उसे हक करना है, उसे किस करना है उसके साथ। कैप्टन कहता है बस बस तुम तो पागल हो गए हो। कैन कहता है मेरे पास आइडिया है। उसके पास आइडिया ये था, कैदियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए टीचर बनाकर वो उन दोनों को भेज दे। कैप्टन मान जाता है। फेडरल और बाइसन जेल में आने से पहले रेस्टोरेंट में काम करते थे, इसलिए उन्हें कुकिंग का काम दिया गया था। वो कुकिंग कर रहे थे। वहाँ पर फिर एक पर्सन आता है और उन्हें बताता है जल्दी जल्दी कुकिंग फिनिश करो, आज कैदियों को ट्रेन करने के लिए टीचर्स आने वाले हैं। बाइसन को जब पता चलता है कि ड्राइंग के लिए भी एक टीचर आने वाला है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो जब ड्राइंग सीखने के लिए जाता है तो वहाँ पर टीचर और कोई नहीं कैंट था। उसे देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। कैंट उसके पास जाता है और उसकी पेंसिल तोड़ देता है और फिर कहते हैं अरे नहीं, पेंसिल ख़त्म हो गई है, मैं पेंसिल लेकर आता हूँ। और वो बाइसन को भी बाहर आने के लिए कहता है। बाइसन भी वॉशरूम के बहाने से कैंट के पास चला जाता है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। बाइसन कहते तुम यहाँ पर कैसे आई। कैंट कहता है मैंने कैप्टन से कहा अब मैं तुम्हें ड्राइंग सिखाने के बहाने तुमसे मिल पाया करूँगा। बाइसन काफ़ी ज़्यादा खुश था। फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं। इधर हम फेडरल को देखते हैं जिसे स्टाइल की आवाज़ आ रही थी। वो देखते हैं सच में स्टाइल ही था। वैसे तो फेडरल को कार में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बट स्टाइल के लिए वो भी कार के बारे में जानने लगता है। स्टाइल उसे किस करता है। फेडरल कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। स्टाइल कहता है तो मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया, अगर मैं तुम्हें टच ही नहीं कर पाऊंगा तो क्या फ़ायदा मेरे यहाँ आने का। वो दोनों फिर एक दूसरे को किस करने के लिए साइड में चले जाते हैं। फेडरल कहता है वैसे तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तो 3 महीने में भी तुम्हें एक बार देखकर खुश हो जाता हूँ। स्टाइल कहता है समझ रहा हूँ, तुम्हें कोई और मिल गया होगा तभी तो। और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। फेडरल कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर से वो किस करने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइसन का बर्थडे होता है। फेडरल उसके लिए कुछ स्पेशल बना कर लाया था। बाइसन कहता है सच में तुम सबसे अच्छे भाई हो, तुम्हें मेरा बर्थडे हमेशा याद रहता है। फिर ड्राइंग क्लास के टाइम कैन बाइसन को विश करता है। बाइसन उससे गिफ्ट मांगता है। कैन को कुछ भी समझ में नहीं आता तो बाइसन उसे समझाता है कि उसे क्या गिफ्ट चाहिए। उसके बाद क्या, कैन बाइसन को बर्थडे गिफ्ट देता है। इधर फेड्यूल देखता है स्टाइल की जगह कोई और टीचर आया था। उसे बहुत बुरा लगता है। बाहर स्टाइल उससे मिलने के लिए आया था। फेड्यूल कहता है तुम मुझे सिखाने के लिए क्यों नहीं आए। स्टाइल कहता है वो मैं थोड़ा बिजी था, गैराज में बहुत सारी कारें आती हैं, तो अब कभी कभी मैं तुम्हें सिखाने के लिए नहीं आ पाऊँगा। फेडरल कहता है कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। वैसे भी स्टाइल मुझे लगता है हमारी टाइमिंग गलत थी, तो मैं अब अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। मैं अभी चलता हूँ, मुझे कुकिंग करनी है, अगर नहीं करूँगा तो यहाँ के कैदी भूखे मर जाएंगे। मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। स्टाइल समझ रहा था कि फेडरल उससे गुस्सा है। फेडरल अपने गैराज जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था।
डैड कहते तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम नई कार लेने वाले हो या शादी करने वाले हो। स्टाइल कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद डैड कहते हैं फेडरल के बारे में क्या, इतने दिन से वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। स्टाइल कहता है वो अब्रॉड गया है स्टडी के लिए। इधर बेब कैंट से कह रहा होता है कि उसे उसके नाम का टैटू बनवाना है। कैंट कहता है मेरे नाम का टैटू, लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। बेब कहता है क्यों, लोग भी तो अपने पेरेंट्स के नाम का टैटू बनवाते हैं, तो वैसे ही मैं तुम्हारे नाम का बनवाना चाहता हूँ। कैंट मान जाता है और टैटू बना देता है। इधर इतने टाइम से फेड्यूल क्लास के लिए नहीं जा रहा था, तो बाइसन उसे पूछने लगता है क्या हुआ, तुम क्लास के लिए क्यों नहीं जा रहे हो, स्टाइल भी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। फेड्यूल कहता है अब मुझे कारों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाइसन कहता है ये लो, ये स्टाइल ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा। फेड्यूल उसे देखता है, उसके ऊपर छोटा सा हार्ट बर्गर था। वो जाता है स्टाइल से मिलने के लिए। सभी स्टूडेंट यानी कि कैदी वहाँ से जा चुके थे, स्टाइल भी बस जाने ही वाला था। फेडरल वहाँ पर आ जाता है। स्टाइल कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम आज भी आओगे, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। फेडरल कहता है क्योंकि तुमने मुझे झूठी उम्मीद दी, पहले दिखाया कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे और उसके बाद आना बंद कर दिया। तुम्हें स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था अगर तुम नहीं कर सकते। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहा था। स्टाइल कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं हम दोनों के फ्यूचर के लिए कुछ कर रहा हूँ। फेडरल कहते तुम क्या कर रही हो। स्टाइल कहता है अभी मैं नहीं बता सकता, पहले मैं श्योर होना चाहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। 5 साल पूरे हो जाते हैं। कैंट और स्टाइल बाइसन और फेडरल का इंतज़ार कर रहे थे। बाइसन और फेडरल भी आ जाते हैं। बाइसन कैंट से कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। स्टाइल फेडरल से कहता है तुमने मुझे मिस नहीं किया। फेडरल कहता है मैं बता कर नहीं कर कर दिखाऊंगा, और वो स्टाइल को किस करता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। कैन बाइसन से पूछता है क्या तुम घर जाना चाहते हो। बाइसन कहता है नहीं, मैं बाहर घूमना चाहता हूँ। कैन कहता है ठीक है चलो। स्टाइल कहता है कैन पहले मुझे और फेडरल को हमारे प्लेस पर छोड़ दो। फेडरल कहते हैं तुम्हारे गैराज। स्टाइल कहता है नहीं, हमारे प्लेस पर। उसके बाद वो उसे उसके प्लेस पर लेकर जाता है, जो कि था हार्ट बर्गर। फेडरल कहते हैं तुमने तो कहा था कि इसे किसी और ने खरीद लिया है। स्टाइल कहता है पर मैंने मेहनत करके इसे फिर से खरीद लिया तुम्हारे लिए। फेडरल कहता है सच में तुम सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड हो, मैं मेहनत करूंगा और एक एक करके तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। स्टाइल कहता है ऐसी बात मत करो, ये सिर्फ मेरा नहीं हम दोनों का है, मैं तुम्हारे हर सपने में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। इधर कैंट और बाइसन साथ में बैठे थे। कैन कहता है अब तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारा पुराना घर तो पुलिस ने सीज कर दिया। बाइसन कहता है पता नहीं, मुझे लगता है अब मुझे जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। कैन कहता है मेरे होते हुए तुम्हें ज़ीरो से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है, हम 5 से शुरुआत करेंगे और 10 तक जाएंगे, और तुम मेरे घर रह सकते हो। बाइसन कहता है और बेब का क्या। कैन कहता है उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उसके बाद वो अब्रॉड चला जाएगा, मैं अकेला हो जाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे प्लीज़। बाइसन कहते हैं अच्छा तुम मुझसे कितना रेंट लोगे। कैन कहता है यही बस कुछ हग्स और किसी। फेड्यूल और स्टाइल गैराज में देखते हैं जहाँ पर डैड नहीं थे, पर एक लेटर था, उसके ऊपर मदर लिखा हुआ था। इधर बेब भी घर पर नहीं था और एक लेटर था, उसके ऊपर मदर लिखा था। फेड्यूल और बाइसन समझ जाते हैं कि ये सब उनकी मदर ने किया है। मदर के बताए हुए एड्रेस पर वो पहुंच जाते हैं जहाँ पर बेब और डैड थे। मदर उन चारों को बैठने के लिए कहती है और कहती है तुम दोनों की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मैंने अपनी रेपुटेशन खो दी, अपना ट्रस्ट खो दिया, अपने सारे एम्प्लॉय खो दिए, और अब बारी है तुम सबको ख़त्म करने की। उसने सबकी ड्रिंक में पॉइजन ऐड कर दिया था। वो सभी से कहती है पीने के लिए। बाइसन और फेडरल कहते हैं तुमने जो कुछ भी खोया है हम फिर से तुम्हें ला देंगे। बाइसन कहता है हाँ मदर, हम आपके लिए फिर से लोगों को मारना शुरू कर देंगे, पर आप इन सबको जाने दीजिए। मदर कहती है बिल्कुल, पर पहले इन दोनों को ये पॉइजन वाली ड्रिंक पिलाओ, उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को लेकर यहाँ से चले जाना। फेड्यूल और बाइसन ड्रिंक पिलाने का नाटक करते हैं, उसके बाद ड्रिंक उन दो लड़कों के ऊपर फेंक देते हैं जो गन लेकर खड़े थे। उन्हें मारने के बाद वो मदर के पास जाते हैं, उसे मारने वाले होते हैं। कैंट और स्टाइल कहते हैं अभी अभी तुम अपनी सज़ा काट कर आए हो, अगर तुम इसे मारोगे तो फिर से तुम्हें जेल हो जाएगी। फेडरल कहता है हम नहीं, ये खुद खुद को मारेगी। बाइसन उसकी ड्रिंक में पॉइजन ऐड कर देता है और फिर उसे फोर्स करता है पीने के लिए, उसे पीकर वो वहाँ मर जाती है। सभी सेफली अपने घर चले जाते हैं। कैंट और बाइसन साथ में थे, जहाँ पर बाइसन कहता है अब मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कैंट कहता है नहीं अब कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद वो उसे टिकट्स दिखाता है और कहता है अब हम साथ में जाएंगे नॉर्थ ईस्ट लाइट देखने के लिए। बाइसन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर हम देखते हैं स्टाइल और फेडरल को। स्टाइल उसे कार की चाबी दिखाता है और कहता है ये कैंट की कार है। फेडरल कहता है ओ वही शर्त वाली कार। स्टाइल कहता है हाँ वही वाली, जिसमें मुझे तुम्हें अपने प्यार में पागल करना था।
फेडरल कहता है तो तुम्हें ये चाबी वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें इतना भी प्यार नहीं करता। स्टाइल उसे किस करने लगता है, और जब तक फेडरल ये बात नहीं कहता कि वो उसे 100% प्यार करता है, तब तक वो किस ही करते रहता है। बाइसन और कैन नॉर्थ ईस्ट लाइट देखने के लिए जाते हैं। दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। फिर उन्हें वीडियो कॉल आती है स्टाइल की। स्टाइल पूछता है, तो कैसी रही तुम्हारी ट्रिप, क्या तुमने नॉर्थ ईस्ट लाइट देखी? कैन कहता है, हाँ हाँ हमने देखी। उसके बाद बाइसन कहता है, मेरा भाई कहाँ पर है? फेडरल उसे हाय कहता है और कहता है, ट्रिप पर अपना ध्यान रखना। बाइसन कहता है, मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे संभाल लेगा। उसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं। फेडरल स्टाइल से पूछता है, क्या तुम भी इनकी तरह लॉन्ग ट्रिप पर जाना चाहते हो? स्टाइल कहता है, हाँ बिल्कुल। फेडरल कहता है, कोई बात नहीं, हम भी प्लान करेंगे। उसके बाद वो स्टाइल से कहता है, मैंने तुम्हारे डैड से बात की थी जेल जाने से पहले कि 5 साल बाद मैं आऊँगा और तुम्हारा हाथ मांगूंगा। बस एक बार मेरा रेस्टोरेंट अच्छे से चलने लगे, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड से बात करूंगा। स्टाइल कहते, तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। फेडरल फिर उसे किस करने लगता है। स्टाइल उसे मना कर रहा था, पर फेडरल कहाँ मानने वाला था। गाइस वीडियो अगर लंबी हो तो मुझे माफ़ करना, और अगर ज़्यादा ही छोटी हो तो भी माफ़ करना। बाय।